तो और फ्यूचर ऑफिसर्स, एक सवाल है, कभी सोचा है कि आपके स्मार्टफोन की स्क्रीन में इतनी चमक कहाँ से आती है? या फिर आपकी इलेक्ट्रिक कार की बैटरी के अंदर का वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट क्या है? ये सिर्फ मजेदार फैक्ट्स नहीं है दोस्तों, ये यूपीएससी प्रीलिम्स का खजाना है। और आज हम इसी खजाने की गहराई में उतरने वाले हैं। तो अगर आप अपनी क्यूरियोसिटी को मार्क्स में बदलने के लिए तैयार हैं, तो आज आपका दिन है। लेकिन इस मेगा सेशन को शुरू करने से पहले एक छोटा सा काम। अगर आप चाहते हैं कि ज्ञान की ये नॉन स्टॉप ट्रेन चलती रहे, तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाओ, लाइक ठोको और हाँ, वो घंटी जरूर बजा देना। कमेंट्स में रेडी लिखकर बताइए कि आप हमारे साथ हैं। चलो शुरू करते हैं। आज का हमारा मिशन बड़ा है पर बिल्कुल साफ है। हम यूपीएससी प्रीलिम्स के 22 ज्योग्राफी पीवाईक्यूज को पूरी तरह से डाइसेक्ट करने वाले हैं, एनालाइज करेंगे और कॉन्कर करेंगे। हम सिर्फ सही जवाब नहीं ढूंढेंगे, हम हर ऑप्शन का पोस्टमार्टम करेंगे। हम मिनरल्स सिक्योरिटी पार्टनरशिप से शुरू करेंगे, फिर पोर्ट्स, एग्रीकल्चर और मिनरल मैपिंग की दुनिया में गोते लगाएंगे। हर सवाल एक नया कॉन्सेप्ट है। तो क्या आप अपनी तैयारी को लेवल अप करने के लिए तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला सवाल जो ज्योग्राफी, इकोनॉमी और इंटरनेशनल रिलेशंस तीनों को जोड़ता है। ये है यूपीएससी सीएसई प्री 2025 से। Consider the following statements. 1. India has joined the Mineral Security Partnership as a member. 2. India is a resource-rich country in all the 30 critical minerals that it has identified. 3. The Parliament in 2023 has amended the Mines and Minerals Development and Regulation Act 1957, empowering the central government to exclusively auction mining lease and composite license for certain critical minerals. Which of the statements given above are correct? ऑप्शंस है A I and 2 only, B 2 and 3 only, C I and 3 only, D I 2 and 3। इसका ब्रॉड माइक्रो थीम है क्रिटिकल मिनरल्स एंड ग्लोबल पार्टनरशिप्स। तो ऑप्शंस को तोड़ने से पहले ये मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप या MSP आखिर है क्या? हाँ, इसको आसान भाषा में समझते हैं। इसे आप देशों का एक क्लब समझिए जिसे यूएस लीड कर रहा है। अच्छा, इसका मेन गोल है क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन्स को सिक्योर करना। ये मिनरल्स हाईटेक गैजेट्स, ईवी बैटरीज और डिफेंस के लिए बहुत जरूरी हैं। मतलब किसी एक देश पर निर्भरता कम करना है ना? बिल्कुल, जैसे आप अपनी पढ़ाई के लिए सिर्फ एक किताब पे डिपेंड नहीं करते। वैसे ही? हाँ, एक स्ट्रेटेजिक पावर बैंक की तरह फॉर मिनरल्स। एग्जैक्टली। अब चलिए स्टेटमेंट सर्जरी करते हैं। स्टेटमेंट 1. इंडिया हैज जॉइंड द मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप एज अ मेंबर। ये सही है क्या? जी, ये बिल्कुल करेक्ट है। जून 2023 में भारत ऑफिशियली MSP का 14वां सदस्य बना। अच्छा, तो ये तो काफी रीसेंट डेवलपमेंट है। हाँ, और ये भारत के लिए एक बड़ी डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक जीत थी। इसमें और कौन-कौन से देश हैं? ये पेरिफेरल नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। बिल्कुल, याद रखिए MSP को अक्सर क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई में चीन के दबदबे को काउंटर करने के लिए एक स्ट्रेटेजिक अलायंस के तौर पर देखा जाता है। ओके। इसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, साउथ कोरिया, यूके और यूरोपियन यूनियन जैसे देश शामिल हैं। तो इसका एक क्लियर जियोपॉलिटिकल एंगल है। समझ गया। तो स्टेटमेंट 1 तो पक्का सही है। अब आते हैं स्टेटमेंट 2 पर। India is a resource-rich country in all the 30 critical minerals that it has identified. ये सुनने में थोड़ा ज्यादा ही अच्छा लग रहा है। और यहीं पर यूपीएससी ने ट्रैप सेट किया है। स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। अच्छा। हाँ, भारत ने 2023 में 30 क्रिटिकल मिनरल्स की एक लिस्ट जरूर जारी की, जो एक अच्छा कदम है, लेकिन हम उन सभी में रिसोर्स रिच नहीं है। मतलब हमारे पास वो सब है नहीं। नहीं, असल में हम लिथियम और कोबाल्ट जैसे की मिनरल्स के लिए इंपोर्ट पर बहुत ज्यादा निर्भर है। इसमें कीवर्ड है ऑल। ये ऑल शब्द ही सारा खेल बिगाड़ देता है। बिल्कुल। अच्छा, पेरिफेरल नॉलेज के लिए एक और पॉइंट। इसी कमी को पूरा करने के लिए सरकार ने नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन यानी NCMM लॉन्च किया है। ओके। और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया GSI को 2024 से 2031 के बीच 1200 से ज्यादा एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट्स का काम सौंपा गया है। इससे पता चलता है कि हम अभी एक्सप्लोरेशन फेज में है, रिसोर्स रिच फेज में नहीं। बहुत बढ़िया। तो स्टेटमेंट 2 गलत है। अब स्टेटमेंट 3 देखते हैं। ये माइंस एंड मिनरल्स एक्ट के अमेंडमेंट के बारे में है। हाँ, और ये स्टेटमेंट करेक्ट है। पार्लियामेंट ने 2023 में MMDR एक्ट में संशोधन किया था। ये एक बड़ा रिफॉर्म था ना? बहुत बड़ा। इसने सेंट्रल गवर्नमेंट को 24 क्रिटिकल मिनरल्स, जिसमें लिथियम, कोबाल्ट, निकल और रेयर अर्थ एलिमेंट्स शामिल हैं, उनके माइनिंग लीज की नीलामी करने का एक्सक्लूसिव अधिकार दिया। ये एक्सप्लोरेशन और माइनिंग को फास्ट ट्रैक करने के लिए किया गया होगा। एग्जैक्टली। तो अब हमारे पास क्या है? स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 3 करेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट 2 रॉन्ग है। तो अब एलिमिनेशन लॉजिक का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, जैसे आपको पता चलता है कि स्टेटमेंट 2 गलत है, तो ऑप्शंस A, B और D अपने आप बाहर हो जाते हैं। और बचता है सिर्फ ऑप्शन C। देखा, अगर आप स्टेटमेंट 3 के बारे में 100% श्योर नहीं भी थे, तो भी स्टेटमेंट 2 को एलिमिनेट करके जवाब मिल गया। ये हुई ना बात। चलो इसे एक मेमोरी हैक से लॉक करते हैं। बहुत सिंपल है। MSP में इंडिया इन है, 30 मिनरल्स की सिर्फ लिस्ट है, ऑल नहीं है, और ऑक्शन के लिए नया लॉ है। इन लिस्ट नॉट ऑल लॉ। ब्रिलियंट। तो मिनी रिकैप। भारत MSP का मेंबर है, करेक्ट। माइनिंग लॉ बदला है, करेक्ट। पर हमारे पास सभी क्रिटिकल मिनरल्स नहीं है, इनकरेक्ट। तो ऑप्शन C हमारा विनर है। चलो अब ग्लोबल पार्टनरशिप से निकलकर हमारी स्क्रीन्स के पीछे की साइंस में चलते हैं। अगला सवाल रेयर अर्थ एलिमेंट्स पर है।
ये है यूपीएससी सीएससी प्री 2025 से। Consider the following statements. Some rare earth elements are used in the manufacture of flat television screens and computer monitors. Some rare earth elements have phosphorescent properties. Which one of the following is correct in respect of the above statements? ऑप्शंस आप जानते हैं, ए कहता है दोनों करेक्ट हैं और आई का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एंड सो ऑन। इसका ब्रॉड माइक्रो थीम है एप्लीकेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी REES। तो सबसे पहले ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते क्या हैं? नाम तो बड़ा एक्सोटिक लगता है। ये पीरियोडिक टेबल में 17 केमिकल एलिमेंट्स का एक ग्रुप है और मजे की बात यह है कि इनके नाम में रेयर होने के बावजूद ज्यादातर एलिमेंट्स अर्थ क्रस्ट में उतने रेयर नहीं है। अच्छा, तो फिर मुश्किल क्या है? मुश्किल उन्हें इकोनॉमिकली माइन और प्रोसेस करने में है। इनकी यूनिक मैग्नेटिक और लूमिनेसेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। कोई रियल लाइफ एग्जांपल? आपके हेडफोन्स में जो छोटे छोटे पावरफुल मैग्नेट्स हैं या आपकी फोन की वाइब्रेशन मोटर, वो REES से बनते हैं। और टीवी स्क्रीन के वाइब्रेंट कलर्स भी? हाँ, वो भी REES की वजह से हैं। ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी के सीक्रेट स्पाइस है। ठीक है, अब इस कॉन्टेक्स्ट के साथ स्टेटमेंट आई को देखते हैं। REES फ्लैट टीवी स्क्रीन्स में इस्तेमाल होते हैं। ये बिल्कुल करेक्ट है। स्टेटमेंट आई एक फैक्ट है। स्पेसिफिकली यूरोपियम, टर्बियम और यूट्रियम जैसे REES फॉस्फरस बनाने में यूज होते हैं। फॉस्फरस? हाँ, ये वो सब्सटेंसेस हैं जो डिस्प्ले में इलेक्ट्रॉन से हिट होने पर ग्लो करके रंग बनाते हैं। अच्छा, पेरिफेरल नॉलेज के लिए कौन सा एलिमेंट कौन सा रंग देता है? ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। यूरोपियम एक ब्रिलियंट रेड कलर देता है, टर्बियम ग्रीन के लिए यूज होता है। समझ गया। अब स्टेटमेंट 2, कुछ REES में फॉस्फोरेसेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। ये फॉस्फोरेसेंट का क्या मतलब है? फॉस्फोरेसेंस का मतलब है किसी सब्सटेंस का एनर्जी एब्जॉर्ब करके उसे धीरे धीरे लाइट के रूप में एमिट करना। जैसे ग्लो इन द डार्क स्टिकर्स? एग्जैक्टली। और हाँ, स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। कई REES में ये प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, पर असली सवाल अब है, क्या स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? एंड दिस इज द की। इसका जवाब है अ बिग यस। कैसे? REES को टीवी स्क्रीन्स में यूज करने का कारण स्टेटमेंट 1 ही ये है कि उनमें फॉस्फोरेसेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। स्टेटमेंट 2 मतलब प्रॉपर्टी की वजह से ही एप्लीकेशन पॉसिबल है। प्रिसाइसली। REES से बने फॉस्फोरस एनर्जी अब्सॉर्ब करके उसे कलर्ड लाइट में बदलते हैं, जिससे हमें स्क्रीन पर इमेज दिखती है। तो स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 के क्यों का सीधा जवाब है। लिंक बिल्कुल डायरेक्ट है। चलिए एक मेमोरी हैक बनाते हैं। सोचिए, रंग प्लस एनर्जी एलिमेंट, उनकी फॉस्फोरेसेंट प्रॉपर्टी ही स्क्रीन को रंग देने की एनर्जी देती है। परफेक्ट। मिनी रिकैप, दोनों स्टेटमेंट सही हैं और फॉस्फोरेसेंट प्रॉपर्टी ही स्क्रीन्स में उनके इस्तेमाल का साइंटिफिक रीजन है। तो ऑप्शन ए हमारा जवाब है। कूल ना? चलो अब हाईटेक स्क्रीन से वापस धरती की ओर चलते हैं। अगला सवाल एक क्लासिक मैप बेस्ड नॉलेज का टेस्ट है। ये भी यूपीएससी सीएसई प्री 2025 से है। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। कंट्री, रिसोर्स रिच इन 1 बोत्सवाना डायमंड, 2 चिले लिथियम, 3 इंडोनेशिया निकल। हाउ मेनी ऑफ द अबव पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड? ऑप्शंस है ए ओनली 1, बी ओनली 2, सी ऑल 3 या डी नन। ब्रॉड माइक्रो थीम है ग्लोबल मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन। यह सीधा ज्ञान का टेस्ट है कि कौन सा देश किस मिनरल के लिए जाना जाता है। चलिए एक एक करके चेक करते हैं। पेयर 1 बोत्सवाना डायमंड। क्या था? अच्छा, ये वैल्यू के हिसाब से दुनिया के सबसे बड़े डायमंड प्रोड्यूसर्स में से एक है। और कोई पेरिफेरल नॉलेज? हाँ, DBR's कंपनी का बोत्सवाना की गवर्नमेंट के साथ एक जॉइंट वेंचर है जिसका नाम डेब्सवाना है। ये भी याद रखें कि वॉल्यूम के हिसाब से रशिया सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। ठीक है। अगला पेयर 2 चिली लिथियम। लिथियम का नाम तो आजकल हर जगह है और होना भी चाहिए। लिथियम 21st सेंचुरी का व्हाइट गोल्ड है, EV बैटरीज के लिए जरूरी है। और हाँ, ये पेयर भी करेक्ट है। चिली के पास दुनिया के लार्जेस्ट लिथियम रिजर्व्स हैं, है ना? बिल्कुल, ये अर्जेंटीना और बोलीविया के साथ फेमस लिथियम ट्रायंगल का हिस्सा है। लिथियम ट्रायंगल, ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है। बहुत। इस रीजन में दुनिया के आधे से ज्यादा लिथियम रिजर्व्स हैं और यहाँ लिथियम सॉल्ट फ्लैट्स के नीचे जो ब्राइन्स होते हैं उनसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जैसे चिली का सालार दे अटाकामा। बहुत बढ़िया, 2 पेयर सही हो गए। अब आखिरी वाला पेयर 3 इंडोनेशिया निकल। ये भी एक करेक्ट पेयर है। इंडोनेशिया निकल प्रोडक्शन में अनडिस्प्यूटेड वर्ल्ड लीडर है, वो भी बहुत बड़े मार्जिन से। और निकल क्यों जरूरी है? निकल स्टेनलेस स्टील बनाने और हाई परफॉर्मेंस EV बैटरीज के लिए बहुत क्रिटिकल है। इंटरेस्टिंग। पेरिफेरल नॉलेज के लिए इंडोनेशिया ने अपनी निकल डोमिनेंस का स्ट्रेटेजिक इस्तेमाल किया है। उसने अनप्रोसेस्ड निकल ओर के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया ताकि फॉरेन कंपनीज इंडोनेशिया में ही स्मेल्टर्स और प्रोसेसिंग प्लांट्स लगाएं। इसे रिसोर्स नेशनलिज्म कहते हैं। कमाल है। तो मतलब तीनों पेयर सही मैच किए गए? जी हाँ, बोत्सवाना फॉर डायमंड्स, चिली फॉर लिथियम और इंडोनेशिया फॉर निकल। तो जवाब बिल्कुल साफ है। ऑप्शन सी ऑल 3। चलिए एक मेमोरी हैक हो जाए। जरूर। डायमंड्स मेक बोत्सवाना बोल्ड, लिथियम मेक्स चिले चार्ज्ड अप एंड निकल मेक्स इंडोनेशिया नंबर 1। बोल्ड चार्ज नंबर 1 याद रहेगा। मिनी रिकैप, तीनों पेयर्स परफेक्ट मैच है, इसलिए सी सही जवाब है। अब मिनरल से हटकर कुछ मीठा हो जाए।
चॉकलेट। अगला सवाल एग्रीकल्चर की दुनिया से फ्रॉम यूपीएससी सीएसई प्री 2023। Which of the following countries are well known as the two largest cocoa producers in the world? ऑप्शंस है ए अल्जीरिया एंड मोरक्को, बी बोत्सवाना एंड नमीबिया, सी कोट डिवोर एंड घाना, डी मेडागास्कर एंड मोजाम्बिक। ब्रॉड माइक्रो थीम है एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन ग्लोबल। ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। और इसका जवाब वेस्ट अफ्रीका में है ना। बिल्कुल। ग्लोबल चॉकलेट इंडस्ट्री 2 देशों पर बहुत ज्यादा निर्भर है। सोर्स साफ बताता है कि कोट डिवोर और घाना मिलकर दुनिया का 60% से ज्यादा कोको प्रोड्यूस करते हैं। तो कोट डिवोर नंबर 1 पर है और घाना नंबर 2 पर। करेक्ट। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। पेरिफेरल नॉलेज के तौर पर ये इतनी हेवी कॉन्सेंट्रेशन एक वल्नरेबिलिटी भी तो है। सही पकड़ा। ग्लोबल चॉकलेट मार्केट इस एक रीजन में क्लाइमेट चेंज, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी या क्रॉप डिजीजेस को लेके बहुत ससेप्टेबल है। और यहाँ चाइल्ड लेबर और फार्मर पॉवर्टी के इश्यूज भी हैं। हाँ, जो एक बहुत बड़ा एथिकल कंसर्न है। ठीक है, तो एग्जाम के लिए कोको किंग्स इक्वल्स कोट डिवोर एंड घाना एक मेमोरी हैक हो जाए। बड़ा सिंपल है। डिलिशियस चॉकलेट के लिए कोट ऑफ घाना पहनो, कोट से कोट डिवोर। हाँ, ये याद रहेगा। मिनी रिकैप। कोट डिवोर और घाना कोको प्रोडक्शन के अनडिस्प्यूटेड जायंट्स हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए अब खाने से एनर्जी की तरफ चलते हैं। अगला सवाल इंडिया के एनर्जी सेक्टर पर। अ क्लासिक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन फ्रॉम यूपीएससी सीएसई प्री 2023। Statement I. India, despite having uranium deposits, depends on coal for most of its electricity production. Uranium enriched to the extent of at least 60% is required for the production of electricity. Broad micro theme है energy resources in India. चलिए स्टेटमेंट आई को चेक करते हैं। क्या ये सच है कि हमारे पास यूरेनियम है पर हम फिर भी कोयले पर निर्भर हैं? जी, स्टेटमेंट आई पूरी तरह से करेक्ट है। भारत में यूरेनियम डिपॉजिट्स हैं, जैसे झारखंड के जादूगुड़ा में और आंध्र प्रदेश में। लेकिन हमारी न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी अभी भी काफी कम है। हाँ, हमारे एनर्जी मिक्स का एक बहुत छोटा हिस्सा है। भारत की एनर्जी जनरेशन की रीढ़ की हड्डी कोयला ही है। लगभग 58-60% बिजली कोयले से ही बनती है। करेक्ट। ये भारत के एनर्जी लैंडस्केप का एक फंडामेंटल फैक्ट है। ठीक है, तो स्टेटमेंट आई तो सॉलिड है। अब स्टेटमेंट 2 का क्या? इसमें एक स्पेसिफिक नंबर है, 60% एनरिच्ड यूरेनियम फॉर इलेक्ट्रिसिटी। ये ट्रैप लग रहा है। और ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है। स्टेटमेंट 2 बिल्कुल इनकरेक्ट है। क्यों? न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स में बिजली पैदा करने के लिए यूरेनियम को सिर्फ 3 से 5% तक एनरिच करना होता है। इसे लो एनरिच्ड यूरेनियम यानी LEU कहते हैं। तो फिर 60% एनरिचमेंट किसके लिए होता है? 60% या उससे ज्यादा, आमतौर पर 90% से ऊपर एनरिचमेंट हाईली एनरिच्ड यूरेनियम यानी HEU बनाने के लिए होता है, जो न्यूक्लियर वेपन्स में इस्तेमाल होता है। ओह, ये तो बहुत बड़ा अंतर है। हाँ, और ये डिस्टिंक्शन बहुत क्रिटिकल है। पेरिफेरल नॉलेज के लिए याद रखिए, 3 से 5% फॉर पावर, 90% प्लस फॉर वेपन्स। यूपीएससी का एक बहुत क्लेवर ट्रैप था ये। तो हमारा वर्डिक्ट साफ है। हाँ, स्टेटमेंट ए इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ये हमें सीधे ऑप्शन सी पर ले जाता है। मिनी रिकैप। भारत कोयले पर निर्भर है, स्टेटमेंट ए सही, लेकिन पावर प्लांट्स को लो एनरिच्ड यूरेनियम 3 से 5% चाहिए, ना कि वेपन्स ग्रेड लेवल। स्टेटमेंट 2 गलत, तो जवाब है सी। चलिए अब इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर के वाटर्स में चलते हैं विद अ क्वेश्चन ऑन पोर्ट्स फ्रॉम यूपीएससी सीएसई प्री 2023। Consider the following pairs. 1. Kamaraja Port, first major port in India registered as a company. 2. Mundra Port, largest privately owned port in India. 3. Visakhapatnam Port, largest container port in India. How many of the above pairs are correctly matched? ब्रॉड थीम है इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर पोर्ट्स। चलिए हर पेयर को एनालाइज करते हैं। Pair 1. कमाराजा पोर्ट, क्या ये कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड पहला पोर्ट है? जी हाँ, ये करेक्ट है। कमाराजा पोर्ट, जिसे पहले एन्नौर पोर्ट कहते थे, चेन्नई के पास है। ये भारत का पहला कॉर्पोरेटाइज्ड मेजर पोर्ट है। मतलब ये एक कंपनी की तरह चलता है, ट्रेडिशनल पोर्ट ट्रस्ट की तरह नहीं। एग्जैक्टली। तो पेयर 1 इज करेक्टली मैच्ड। ठीक है, एक पॉइंट मिला। अब पेयर 2, मुंद्रा पोर्ट, क्या ये भारत का सबसे बड़ा प्राइवेटली ओन्ड पोर्ट है? ये भी करेक्ट है। गुजरात का मुंद्रा पोर्ट, जिसे अदानी पोर्ट्स एंड APGS ऑपरेट करता है, भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट पोर्ट है। कार्गो हैंडलिंग में ये एक बेहमत है। तो पेयर 2 भी सही मैच है। करेक्ट। 2 सही हो गए। अब आखिरी वाला, पेयर 3, विशाखापट्टनम पोर्ट, लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया, क्या ये सच है? एंड दिस इज वेयर द स्ट्रीक ब्रेक्स। ये इनकरेक्ट है। अच्छा, तो फिर लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट JNPT है, जिसे नहावा शेवा भी कहते हैं, मुंबई के पास। ओके, तो JNPT है कंटेनर किंग। हाँ, विशाखापट्टनम ईस्ट कोस्ट पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है, पर कंटेनर ट्रैफिक में लीडर नहीं है। पेरिफेरल नॉलेज के लिए JNPT इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये भारत के टोटल कंटेनर कार्गो का आधे से ज्यादा हैंडल करता है। ये देश के ट्रेड के लिए क्रिटिकल गेटवे है। समझ गया। तो हमारे पास 2 करेक्ट पेयर्स 1 और 2 है और एक इनकरेक्ट पेयर 3 है। हाँ, और सवाल है हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड? तो जवाब है 2, यानी ऑप्शन बी। करेक्ट। मिनी रिकैप, कामाराजा कॉर्पोरेटाइज्ड है, सही। मुंद्रा सबसे बड़ा प्राइवेट पोर्ट है, सही। लेकिन JNPT कंटेनर किंग है, विशाखापट्टनम नहीं, गलत। तो जवाब है बी,
only two. अब वापस मिनरल्स पर आते हैं एक बहुत ही डायरेक्ट सवाल के साथ फ्रॉम यूपीएससी सीएसई प्री 2023। Ilmenite and rutile, abundantly available in certain coastal tracts of India, are rich sources of which one of the following? ऑप्शंस है ए एल्यूमिनियम, बी कॉपर, सी आयरन, डी टाइटेनियम। Broad micro theme है mineral resources of India. ये ओर्स के बारे में एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। Ilmenite और rutile ये किसके सोर्स हैं? इसका जवाब है टाइटेनियम। दोनों ilmenite FeTiO3 और rutile TiO2 टाइटेनियम के प्राइमरी ओर्स हैं। उनके केमिकल फॉर्मूलाज में टीआई ही सबसे बड़ा क्लू है। एग्जैक्टली। पेरिफेरल नॉलेज के लिए इन्हें बीच सैंड मिनरल्स भी कहा जाता है। क्योंकि ये बीच सैंड्स में मिलते हैं। हाँ, भारत के कोस्टल सैंड्स में, खासतौर पर केरला, तमिलनाडु और ओडिशा के तटों पर। भारत के पास इन मिनरल्स के दुनिया के सबसे बड़े रिजर्व्स में से एक है। और टाइटेनियम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इसे वंडर मेटल या स्ट्रेटेजिक मेटल कहते हैं। इसकी स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो बहुत हाई है और ये कोरोजन रेजिस्टेंट है। तो एरोस्पेस और डिफेंस में यूज होता होगा? हाँ, एयरक्राफ्ट पार्ट्स, डिफेंस एप्लीकेशंस और मेडिकल इम्प्लांट्स में भी। चलिए इसे एक मेमोरी हैक से लॉक करते हैं। बहुत आसान है, बस एक चेन बनाइए, आई रू टी, इल्मेनाइट, रूटाइल, टाइटेनियम। आई रू टी याद रहेगा। मिनी रिकैप, इल्मेनाइट और रूटाइल टाइटेनियम के ओर्स हैं, तो जवाब है डी। एक और ग्लोबल मिनरल क्वेश्चन, इस बार कोबाल्ट पर, फ्रॉम यूपीएससी सीएसई प्री 2023। About 3/4 of world's cobalt, a metal required for the manufacture of batteries for electric motor vehicles, is produced by ऑप्शंस है ए अर्जेंटीना, बी बोत्सवाना, सी द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, डी कजाकिस्तान। ब्रॉड मैक्रो थीम है ग्लोबल मिनरल प्रोडक्शन। कोबाल्ट का नाम ईवीज के साथ जुड़ा हुआ है, तो यहाँ का जाइंट कौन है? कोबाल्ट का एक ही अनडिस्प्यूटेड किंग है और वो है द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, यानी DRC। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। जी हाँ, DRC अकेले दुनिया की लगभग 70-75% कोबाल्ट सप्लाई प्रोड्यूस करता है। ये एक इनक्रेडिबल मार्केट डोमिनेंस है। दुनिया का 3/4 हिस्सा एक ही देश से। हाँ, और इसके बड़े जियोपॉलिटिकल और एथिकल इंप्लीकेशंस हैं। अच्छा, जैसे कि पेरिफेरल नॉलेज के लिए DRC में कोबाल्ट माइनिंग अक्सर गंभीर मुद्दों से जुड़ी होती है, जैसे आर्टिजनल माइनर्स का इस्तेमाल जो खतरनाक परिस्थितियों में काम करते हैं, और कभी-कभी चाइल्ड लेबर भी शामिल होता है। ओ, इसी वजह से कोबाल्ट की एथिकल सोर्सिंग के लिए एक ग्लोबल पुश है और कंपनीज अब ऐसी बैटरी केमिस्ट्रीज डेवलप कर रही हैं जिनमें कोबाल्ट कम इस्तेमाल हो। ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स इशू है। लेकिन एग्जाम के लिए टेक अवे सिंपल है। क्या? जब आप कोबाल्ट प्रोडक्शन देखें तो आपका दिमाग तुरंत DRC पर जाना चाहिए। गॉट इट। मिनी रिकैप, द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, DRC कोबाल्ट का डोमिनेंट ग्लोबल प्रोड्यूसर है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स पर चलते हैं, फ्रॉम यूपीएससी सीएसई प्री 2023। Consider the following pairs. 1. East-West corridor under Golden Quadrilateral project connects Dibrugarh and Surat. 2. Trilateral highway connects Moreh in Manipur and Chiang Mai in Thailand via Myanmar. 3. Bangladesh, China, India, Myanmar economic corridor connects Varanasi in Uttar Pradesh with Kunming in China. How many of the above pairs are correctly matched? ब्रॉड माइक्रो थीम है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। ये प्रोजेक्ट सिर्फ रोड्स के बारे में नहीं, ट्रेड और डिप्लोमेसी के बारे में भी हैं। ठीक है। पेयर 1, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, क्या ये डिब्रूगढ़ और सूरत को जोड़ता है? ये इनकरेक्ट है। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर नेशनल हाईवेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट NHDP का हिस्सा है, गोल्डन क्वाड्रिलैटरल का नहीं। और सिटीज? वो भी गलत है। ये सिलचर असम को पोरबंदर गुजरात से जोड़ता है। यूपीएससी शहरों के नाम मिक्सअप करना पसंद करता है। तो पेयर 1 गलत है। हाँ, पेरिफेरल नॉलेज के लिए याद रखिए, गोल्डन क्वाड्रिलैटरल 4 मेट्रोस को जोड़ता है। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर श्रीनगर को कन्याकुमारी से और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर सिलचर को पोरबंदर से। ठीक है। अब पेयर 2, द ट्राइलैटरल हाईवे, मोरे से चांग माई। ये भी इनकरेक्ट है और डिटेल बहुत सटल है। क्या? इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलैटरल हाईवे भारत में मोरे को थाईलैंड में मेसॉट से जोड़ता है। और सवाल में चांग माई लिखा है? हाँ, जो थाईलैंड का एक दूसरा बड़ा शहर है। एंड पॉइंट गलत है तो पेयर भी गलत है। वेरी प्रिसाइज ट्रैप। अब पेयर 3, BCIM इकोनॉमिक कॉरिडोर वाराणसी से कुनमिंग। ये भी इनकरेक्ट है। बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, म्यांमार BCIM इकोनॉमिक कॉरिडोर का प्रपोज्ड रूट कोलकाता को कुनमिंग से जोड़ना था। इसका वाराणसी से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा। पेरिफेरल नॉलेज के लिए जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से BCIM कॉरिडोर प्रोजेक्ट काफी हद तक रुक गया है। भारत अब अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत ट्राइलैटरल हाईवे पर ज्यादा फोकस कर रहा है। तो मतलब तीनों के तीनों पेयर्स इनकरेक्ट है। हाँ, करेक्टली मैच्ड पेयर्स की संख्या है 0, तो जवाब है डी, नन। मिनी रिकैप, EW कॉरिडोर सिलचर पोरबंदर है, ट्राइलैटरल हाईवे का एंड पॉइंट मैसॉट है और BCIM कॉरिडोर कोलकाता से शुरू होता है। तीनों पेयर्स गलत हैं, तो जवाब डी है। अब चलते हैं दुनिया के सबसे फेमस प्रेशियस मेटल पर, गोल्ड। From UPSC CSE Pre 2022. Statement 1. Switzerland is one of the leading exporters of gold in terms of value. Switzerland has the second largest gold reserves in the world. Broad micro theme है ग्लोबल इकोनॉमी एंड ट्रेड। स्टेटमेंट आई को देखते हैं। क्या स्विट्जरलैंड एक टॉप गोल्ड एक्सपोर्टर है? वो ज्यादा गोल्ड माइन तो नहीं करता। आपका पॉइंट सही है, वो गोल्ड माइन नहीं करता, लेकिन स्टेटमेंट आई करेक्ट है। अच्छा, कैसे? ये वैल्यू एडिशन का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। स्विट्जरलैंड गोल्ड रिफाइनिंग का दुनिया का सबसे बड़ा हब है।
मतलब कच्चा सोना वहां जाता है। हाँ, दुनिया भर से रॉ गोल्ड स्विस रिफाइनरीज में हाई प्योरिटी गोल्ड बार्स में प्रोसेस होने के लिए भेजा जाता है। तो वो हाई वैल्यू फिनिश प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है, जिससे वो वैल्यू के हिसाब से एक लीडिंग एक्सपोर्टर बन जाता है। अच्छा, तो वो रिफाइनरी हब है, माइन नहीं। समझ गया। अब स्टेटमेंट 2, क्या स्विट्जरलैंड के पास दुनिया के सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व्स हैं? ये इनकरेक्ट है। सबसे ज्यादा ऑफिशियल गोल्ड रिजर्व्स यूएसए के पास हैं बाय अ लॉन्ग शॉट। उसके बाद? उसके बाद जर्मनी और इटली जैसे देश आते हैं। स्विट्जरलैंड के पास सिग्निफिकेंट रिजर्व्स हैं, पर वो 7वें या 8वें स्थान पर है। सेकंड पर तो बिल्कुल नहीं। पेरिफेरल नॉलेज के लिए ये रिजर्व्स देश के सेंट्रल बैंक के पास रखे सोने को रेफर करते हैं, है ना? एग्जैक्टली ये प्राइवेट होल्डिंग से अलग है। तो स्टेटमेंट आई करेक्ट है, पर स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट। तो ये हमें ऑप्शन सी पर ले जाता है। मिनी रिकैप। स्विट्जरलैंड टॉप गोल्ड रिफाइनर और एक्सपोर्टर है, स्टेटमेंट आई करेक्ट। लेकिन उसके सेंट्रल बैंक रिजर्व्स दुनिया में दूसरे नंबर पर नहीं है, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट। जवाब है सी। चलिए, अब हमारे पावर प्लांट्स पर एक सवाल देखते हैं फ्रॉम यूपीएससी सीएसई प्री 2023। With reference to coal-based thermal power plants in India, consider the following statements. 1. None of them uses seawater. 2. None of them is set up in a water-stressed district. 3. None of them is privately owned. How many of the above statements are correct? ब्रॉड माइक्रो थीम है एनर्जी एंड एनवायरनमेंट। जैसे ही आप यूपीएससी स्टेटमेंट में नन, ऑल या ऑलवेज जैसे एब्सोल्यूट वर्ड्स देखें, आपके दिमाग में एक रेड फ्लैग उठ जाना चाहिए। हाँ, वो अक्सर गलत होते हैं। चलिए टेस्ट करते हैं। Statement 1. None of them uses seawater. फॉल्स, ये इनकरेक्ट है। भारत में कई कोस्टल थर्मल पावर प्लांट सी वाटर का इस्तेमाल करते हैं कूलिंग के लिए। कोई एग्जाम्पल? हाँ, सोर्स में ही मुंद्रा थर्मल पावर प्लांट गुजरात का जिक्र है, तो नन ऑफ देम वाली बात गलत हो गई। ठीक है। Statement 2. None of them is set up in a water-stressed district. ये भी फॉल्स है, और ये एक बहुत बड़ा एनवायरनमेंटल इशू है। थर्मल पावर प्लांट्स को बहुत पानी चाहिए। और भारत में पानी की कमी तो है ही। हाँ, एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के लगभग 40% थर्मल पावर प्लांट्स हाई वाटर स्ट्रेस वाले इलाकों में है, तो ये स्टेटमेंट भी पूरी तरह से इनकरेक्ट है। ओहो। अब Statement 3. None of them is privately owned. ये भी डिफिनेटिवली फॉल्स है। प्राइवेट सेक्टर भारत के पावर जनरेशन में एक बहुत बड़ा प्लेयर है। सोर्स में डेटा भी दिया है ना? हाँ, 269 थर्मल प्लांट्स में से 131 प्राइवेट सेक्टर के थे, तो स्टेटमेंट 3 भी इनकरेक्ट है। तो तीनों नन वाले स्टेटमेंट्स गलत निकले? जी हाँ, सवाल है हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। जवाब है 0, तो करेक्ट ऑप्शन है डी, नन। मिनी रिकैप। कुछ प्लांट्स सी वाटर यूज करते हैं जैसे मुंद्रा, कई वाटर स्ट्रेस्ड एरियाज में है, और बहुत से प्राइवेटली ओन्ड हैं। तीनों नन स्टेटमेंट्स फॉल्स हैं। जवाब है डी। अगला सवाल भारत के लिए एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक मिनरल पर फ्रॉम यूपीएससी सीएसई प्री 2022। With reference to India, consider the following statements. 1. Monazite is a source of rare earths. 2. Monazite contains thorium. 3. Monazite occurs naturally in the entire Indian coastal sands in India. 4. In India, government bodies only can process or export monazite. Which of the statements given above are correct? ब्रॉड माइक्रो थीम है मिनरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, स्ट्रेटेजिक मिनरल्स। चलिए एक एक करके देखते हैं। स्टेटमेंट 1, मोनाजाइट रेयर अर्थ का सोर्स है। ये करेक्ट है। मोनाजाइट एक रेडिश ब्राउन फॉस्फेट मिनरल है जिसमें कई रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है। स्टेटमेंट 2, मोनाजाइट में थोरियम होता है। ये भी करेक्ट है, और यही चीज मोनाजाइट को भारत के लिए इतना स्ट्रेटेजिक बनाती है। थोरियम जो एक पोटेंशियल न्यूक्लियर फ्यूल है। हाँ, और भारत के पास थोरियम के दुनिया के सबसे बड़े रिजर्व्स में से एक है, जो इसी मोनाजाइट सैंड में मिलता है। ये भारत के 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम का कॉर्नरस्टोन है। तो 1 और 2 करेक्ट है। अब स्टेटमेंट 3, मोनाजाइट भारत के एंटायर कोस्टल सैंड्स में मिलता है। फिर से एंटायर शब्द आ गया। और जैसा हमने पहले देखा, ये शब्द स्टेटमेंट को टेक्निकली इनकरेक्ट बना देता है। मोनाजाइट बीच सैंड्स में मिलता है, खासकर केरला, तमिलनाडु, ओडिशा में, पर पूरे 7,500 किलोमीटर कोस्टलाइन पर नहीं। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। क्या? पेरिफेरल नॉलेज के लिए ये एक क्लासिक यूपीएससी कंट्रोवर्सी है। इस साल की ऑफिशियल आंसर की में यूपीएससी ने इस स्टेटमेंट को करेक्ट माना था। ऐसा क्यों? शायद उन्होंने एंटायर का मतलब वाइड स्प्रेड या सभी तटीय राज्यों में लिया होगा। तो एग्जाम के लिए आपको फैक्ट भी जानना है और ये भी कि यूपीएससी ने इसे कैसे इंटरप्रेट किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट इनसाइट है। तो की के हिसाब से इसे करेक्ट मानते हैं। अब स्टेटमेंट 4, सिर्फ गवर्नमेंट बॉडीज ही मोनाजाइट को प्रोसेस या एक्सपोर्ट कर सकती हैं। ये करेक्ट है, क्योंकि मोनोजाइट में थोरियम है, इसे एक प्रिस्क्राइब्ड सब्सटेंस क्लासिफाई किया गया है। इंडियन रेयर अर्थ्स इंडिया लिमिटेड IRAIL, जो एक सरकारी PSU है, अकेली एंटिटी है जिसे मोनोजाइट प्रोसेस और एक्सपोर्ट करने की इजाजत है। तो ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से चारों स्टेटमेंट्स करेक्ट माने गए थे। जी हाँ, तो जवाब था D, 1, 2, 3 एंड 4। मिनी रिकैप। मोनाजाइट में REEs हैं, करेक्ट। थोरियम है, करेक्ट। वाइड स्प्रेड है, यूपीएससी ने करेक्ट माना। और गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है, करेक्ट। तो की के अनुसार जवाब डी है। चलिए अब न्यूक्लियस से सोलर एनर्जी की तरफ चलते हैं। फ्रॉम यूपीएससी CSE प्री 2022। Consider the following statements. 1. Gujarat has the largest solar park in India. 2. Kerala has a fully solar-powered international airport. 3. Goa has the largest floating solar photovoltaic project in India.
Which of the statements given above are correct? ब्रॉड माइक्रो थीम है रिन्यूएबल एनर्जी इन इंडिया। स्टेटमेंट 1, क्या गुजरात में भारत का लार्जेस्ट सोलर पार्क है? ये इनकरेक्ट है। भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क भादला सोलर पार्क है, जो राजस्थान में है। गुजरात भी एक मेजर सोलर स्टेट है, पर भादला सबसे बड़ा है। हाँ, तो स्टेटमेंट 1 गलत है। अब स्टेटमेंट 2, केरला में एक फुली सोलर पावर्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ये एक सेलिब्रेटेड फैक्ट है और ये करेक्ट है। केरला का कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का पहला एयरपोर्ट बना जो पूरी तरह से सोलर एनर्जी पे चलता है। ये तो लैंडमार्क अचीवमेंट है। बिल्कुल। तो स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। अब स्टेटमेंट 3, गोवा में लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट है। ये इनकरेक्ट है। उस समय और अभी भी भारत का सबसे बड़ा ऑपरेशनल फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट तेलंगाना के रामागुंडम में है। पेरिफेरल नॉलेज के लिए ये फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट्स इंडिया में एक राइजिंग ट्रेंड है ना? हाँ, ये रिजर्वोयर्स और डैम्स पर बनाए जाते हैं। इससे कीमती जमीन बचती है और पानी का इवेपोरेशन भी कम होता है। तो हमारी एनालिसिस के बाद सिर्फ स्टेटमेंट 2 ही करेक्ट है। एग्जैक्टली। स्टेटमेंट 1 गलत, वो राजस्थान है, और स्टेटमेंट 3 गलत, वो तेलंगाना है। तो हमारा जवाब है बी, 2 ओनली। मिनी रिकैप। इंडिया का लार्जेस्ट सोलर पार्क बादला राजस्थान में है, लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट रामागुंडम तेलंगाना में है, और कोचिन एयरपोर्ट दुनिया का पहला फुल्ली सोलर पावर्ड एयरपोर्ट है। तो सिर्फ स्टेटमेंट 2 सही है, जवाब है बी। चलिए अब माइनिंग के लीगल साइड पर चलते हैं। फ्रॉम यूपीएससी सीएसई प्री 2020। Consider the following minerals. 1. Bentonite. 2. Chromite. 3. Kyanite. 4. Sillimanite. In India, which of the above are officially designated as major minerals? ऑप्शंस हैं A 1 and 2, B 4 only, C 1 and 3, D 2, 3 and 4। Broad micro theme है mining legislation in India. इस सवाल की चाबी एक कानून में है, The Mines and Minerals Development and Regulation Act 1957। तो इस एक्ट के तहत मेजर और माइनर मिनरल में क्या फर्क है? आसान शब्दों में, मेजर मिनरल्स के लिए रूल्स सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती हैं और ये एक्ट के फर्स्ट शेड्यूल में लिस्टेड है। और माइनर मिनरल्स? माइनर मिनरल्स जैसे बिल्डिंग स्टोन, सैंड, क्ले के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स अपने रूल्स खुद बनाती हैं। तो इस लिस्ट में से कौन से मेजर हैं? क्रोमाइट, क्यानाइट और सिलिमिनाइट, ये तीनों हाई वैल्यू इंडस्ट्रियल मिनरल्स हैं और फर्स्ट शेड्यूल में मेजर मिनरल्स के तौर पर लिस्टेड है। और बेंटोनाइट? बेंटोनाइट एक माइनर मिनरल क्लासिफाई किया गया है। तो क्रोमाइट, ख्यानाइट और सिलिमनाइट मेजर हैं। प्रिसाइजली। तो लिस्ट में से मेजर मिनरल्स है 2, 3 और 4। इससे हम ऑप्शन डी पर पहुंचते हैं। पेरिफेरल नॉलेज के लिए ये डिस्टिंक्शन सेंटर और स्टेट्स के बीच पावर्स के डिवीजन को समझने के लिए क्रूशियल है ना? बिल्कुल। माइनर मिनरल से होने वाला रेवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए इनकम का एक सिग्निफिकेंट सोर्स है। इसका मेमोरी हैक क्या होगा? इन मेजर मिनरल्स को इंडस्ट्रियल मिनरल्स के 3 मस्केटियर्स की तरह सोचिए, क्रोमाइट, क्यानाइट एंड सिलिमनाइट। बेंटोनाइट इस क्लब का हिस्सा नहीं है। मिनी रिकैप। एमडीआर एक्ट के तहत क्रोमाइट, कायनाइट एंड सिलिमनेट मेजर मिनरल्स हैं, बेंटोनाइट माइनर है। तो ऑप्शन डी 2, 3 एंड 4 जवाब है। अब एक डिस्क्रिप्टिव सवाल, एक पहेली की तरह, फ्रॉम यूपीएससी सीएसई प्री 2020। The crop is subtropical in nature. A hard frost is injurious to it. It requires at least 210 frost-free days and 50 to 100 centimeters of rainfall for its growth. A light, well-drained soil capable of retaining moisture is ideally suited for the cultivation of the crop. Which one of the following is that crop? ऑप्शंस है A कॉटन, B जूट, C शुगरकेन, D टी। ब्रॉड माइक्रो थीम है इंडियन एग्रीकल्चर क्रॉप्स। ये क्लासिक डिटेक्टिव वाला सवाल है। क्लूज को क्रॉप से मैच करना है। चलिए एविडेंस को ब्रेक डाउन करते हैं। क्लू 1 सबट्रॉपिकल, क्लू 2 फ्रॉस्ट सेंसिटिव, क्लू 3 जो सबसे बड़ा है, एटलीस्ट 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज। क्लू 4 50 to 100 centimeters rainfall, क्लू 5 लाइट वेल ड्रेन्ड सॉइल। ये सारे फीचर्स कॉटन का परफेक्ट फिंगरप्रिंट है। 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज कॉटन के लिए एक टेक्स्ट बुक रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इसका ग्रोइंग सीजन लंबा होता है। इसे खिली हुई धूप चाहिए और रेनफॉल रिक्वायरमेंट भी परफेक्टली फिट होती है। हाँ, जूट को बहुत ज्यादा पानी चाहिए, शुगर केन को भी ज्यादा पानी चाहिए, और टी को साल भर वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल चाहिए, तो वो फिट नहीं होते। वो 210 दिन वाला क्लू ही रियल गिव अवे है। इसका मेमोरी हैक भी उसी क्लू में है। 210 free days under the sun to pick fluffy white cotton balls। मिनी रिकैप, लंबा धूप वाला फ्रॉस्ट फ्री ग्रोइंग सीजन और मॉडरेट रेनफॉल का कॉम्बिनेशन कॉटन की निशानी है। ऑप्शन ए इज द क्लियर विनर। एक और सवाल माइनिंग गवर्नेंस पर, इस बार माइनर मिनरल्स पर फोकस करते हुए, फ्रॉम यूपीएससी सीएसई प्रेस 2029। ब्रॉड माइक्रो थीम है, माइनिंग गवर्नेंस, हमने अभी ये डिस्कस किया था। हाँ, तो स्टेटमेंट 1, क्या सैंड एक माइनर मिनरल है? जी हाँ, है। MMDR एक्ट के अनुसार ऑर्डिनरी सैंड एक माइनर मिनरल है। ये पॉइंट क्रूशियल है क्योंकि इलीगल सैंड माइनिंग भारत में एक बहुत बड़ी समस्या है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। अब स्टेटमेंट 2 ये कहता है कि स्टेट्स लीज ग्रांट कर सकते हैं, पर रूल सेंटर बनाता है। ये ट्रिकी लग रहा है और ये इनकरेक्ट है। माइनर मिनरल्स के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स के पास दोनों पावर्स हैं, माइनिंग लीजेस ग्रांट करना और उनके रेगुलेशन के लिए रूल्स बनाना। मतलब सेंटर का माइनर मिनरल्स के रूल्स में कोई रोल नहीं है। करेक्ट। इसीलिए अलग अलग राज्यों में अलग अलग सैंड माइनिंग पॉलिसीज होती हैं। तो स्टेटमेंट 2 गलत है।
अगर स्टेट्स रूल्स बनाते हैं तो लॉजिकली स्टेटमेंट 3 सही होना चाहिए। क्या उनके पास इलीगल माइनिंग रोकने की पावर है? बिल्कुल। चूंकि रेगुलेट करने के पावर उनके पास है, तो स्टेट गवर्नमेंट्स के पास अपनी सीमाओं के अंदर माइनर मिनरल्स की इलीगल माइनिंग को रोकने, जांचने और पेनलाइज करने के लिए रूल्स बनाने की भी पूरी पावर है। तो स्टेटमेंट 3 करेक्ट है। हाँ, तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट, 2 इनकरेक्ट और 3 करेक्ट। ये कॉम्बिनेशन हमें ऑप्शन ए 1 एंड 3 ओनली पर ले जाता है। मिनी रिकैप, सैंड एक माइनर मिनरल है। करेक्ट। माइनर मिनरल्स के लिए स्टेट्स अपने रूल्स खुद बनाते हैं स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट। और स्टेट्स इलीगल माइनिंग के खिलाफ एक्ट कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए जवाब है। चलिए अब भारत में की मेटल्स के डिस्ट्रीब्यूशन पर एक सवाल देखते हैं फ्रॉम यूपीएससी सीएसई प्री 2018। Consider the following statements. 1. In India, state governments do not have the power to auction non-coal mines. 2. Andhra Pradesh and Jharkhand do not have gold mines. 3. Rajasthan has iron ore mines. Which of the statements given above are correct? ब्रॉड माइक्रो थीम है मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। Statement 1 कहता है कि states non-coal mines auction नहीं कर सकते। ये बिल्कुल गलत है। MMDR Amendment Act 2015 ने states को non-coal mines के लिए ट्रांसपेरेंट ऑक्शन प्रोसेस के जरिए मिनरल कंसेशंस देने की पावर दी थी। तो स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है। हाँ, अब स्टेटमेंट 2, आंध्र प्रदेश और झारखंड में गोल्ड माइंस नहीं है। सब कर्नाटका के कोलार गोल्ड फील्ड्स के बारे में जानते हैं, पर सिर्फ वहीं गोल्ड नहीं है। आंध्र प्रदेश जैसे रामागिरी गोल्ड फील्ड और झारखंड दोनों में गोल्ड डिपॉजिट्स और माइंस हैं। तो ये स्टेटमेंट भी फैक्चुअली रॉन्ग है। ठीक है, 1 और 2 तो बाहर हो गए। तो एलिमिनेशन लॉजिक से ऑप्शंस ए, बी और सी एलिमिनेट हो जाते हैं, बचता है सिर्फ डी। इसका मतलब स्टेटमेंट 3 करेक्ट होना चाहिए, पर वेरीफाई कर लेते हैं। स्टेटमेंट 3, राजस्थान हैज आयरन ओर माइंस। हाँ, हमारा एलिमिनेशन लॉजिक सही है। स्टेटमेंट 3 करेक्ट है। भले ही ओडिशा, छत्तीसगढ़ और कर्नाटका आयरन ओर के जायंट्स हैं, लेकिन राजस्थान में आयरन ओर माइंस हैं, जैसे जयपुर और उदयपुर डिस्ट्रिक्ट्स में। स्टेटमेंट ये नहीं कह रहा कि राजस्थान लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, सिर्फ ये कि वहाँ माइंस है, जो सच है। तो एलिमिनेशन टेक्निक ने यहाँ परफेक्टली काम किया। मिनी रिकैप, स्टेट्स नॉन कोल माइंस ऑक्शन कर सकते हैं। 1 गलत। एपी और झारखंड में गोल्ड माइंस है। 2 गलत। राजस्थान में कुछ आयरन ओर माइंस है। 3 सही। जवाब है डी 3 ओनली। अब अनकन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज को एक्सप्लोर करते हैं फ्रॉम यूपीएससी सीएसई प्री 2016। In which of the following regions of India are shale gas resources found? 1. Cambay Basin. 2. Kaveri Basin. 3. Krishna Godavari Basin. Select the correct answer using the code given below. ऑप्शंस है ए 1 and 2 ओनली, बी 3 ओनली, सी 2 and 3 ओनली, डी 1, 2 and 3। ब्रॉड माइक्रो थीम है एनर्जी रिसोर्सेज अनकन्वेंशनल। पहले ये शेल गैस क्या है शेल गैस वो नेचुरल गैस है जो शेल रॉक फॉर्मेशंस के अंदर फंसी होती है। और इसे निकालने के लिए फ्रैकिंग टेक्निक यूज होती है। हाँ, हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग। अब भारत में इसका पोटेंशियल कहाँ है? सोर्स मटेरियल में कैम्बे बेसिन गुजरात, असम आराकान बेसिन, गोंडवाना बेसिन्स, कृष्णा गोदावरी केजी बेसिन और कावेरी बेसिन का जिक्र है। तो ऑप्शंस में दिए गए तीनों बेसिन्स कैम्बे, कावेरी और कृष्णा गोदावरी उस लिस्ट में हैं। एग्जैक्टली। तीनों को पोटेंशियल शेल गैस रीजन्स के रूप में आइडेंटिफाई किया गया है। इसलिए करेक्ट आंसर है डी 1, 2 and 3। पेरिफेरल नॉलेज के तौर पर भारत में इसका कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन ज्यादा क्यों नहीं हुआ? कई चैलेंजेस हैं, जैसे फ्रैकिंग टेक्नोलॉजी की हाई कॉस्ट, पानी की जरूरत और एनवायरमेंटल कंसर्न्स। मिनी रिकैप, तीनों बेसिन्स कैम्बे, कावेरी और केजी में पोटेंशियल शेल गैस रिजर्व्स हैं, तो करेक्ट आंसर डी है। चलिए अब स्पेस में चलते हैं हमारे अगले सवाल के लिए फ्रॉम यूपीएससी सीएसई प्री 2015। In which of the following activities are Indian remote sensing IRS satellites used? 1. Assessment of crop productivity. 2. Locating groundwater resources. 3. Mineral exploration. 4. Telecommunications. 5. Traffic studies. ब्रॉड माइक्रो थीम है स्पेस टेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस। यहाँ की है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का स्पेसिफिक काम समझना। एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट आसमान में एक पावरफुल आई की तरह है। ये अर्थ के सरफेस और एटमॉस्फेयर को मॉनिटर करती है। ठीक है, तो इस हिसाब से ऑप्शंस देखते हैं। असेसमेंट ऑफ क्रॉप प्रोडक्टिविटी। यस, ये एक क्लासिक एप्लीकेशन है। आयरिस सैटेलाइट्स फसलों की हेल्थ मॉनिटर करके यील्ड का अनुमान लगा सकते हैं। तो 1 करेक्ट है। लोकेटिंग ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। यस अगेन, जियोलॉजिकल फीचर्स और सॉइल मॉइस्चर पैटर्न्स को एनालाइज करके ये सैटेलाइट उन जगहों की पहचान कर सकते हैं जहां ग्राउंड वाटर मिलने की संभावना है। तो 2 भी करेक्ट है। मिनरल एक्सप्लोरेशन। एब्सोल्युटली, ये जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स मैप कर सकते हैं। तो 3 भी करेक्ट है। अब ट्रिकी वाले टेलीकम्युनिकेशंस। नो, ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स का काम है, जैसे हमारी इनसैट या जीएसएच सीरीज। तो 4 आईआरएस का फंक्शन नहीं है। एंड ट्रैफिक स्टडीज। ये भी नहीं। रियल टाइम ट्रैफिक मॉनिटरिंग के लिए नेविगेशन सैटेलाइट्स जैसे जीपीएस या नेविक्स का इस्तेमाल होता है। तो 5 भी इनकरेक्ट है। तो लिस्ट में से करेक्ट एप्लीकेशंस हैं 1, 2 और 3। एग्जैक्टली। तो हमारा जवाब है ऑप्शन ए। इसका मेमोरी हैक है। रिमोट सेंसिंग
सेंसिंग या सीइंग के लिए है, क्रॉप्स, वाटर, मिनरल्स। टॉकिंग, टेलीकॉम या मूविंग, ट्रैफिक के लिए नहीं। मिनी रिकैप। IRS सैटेलाइट्स पृथ्वी को देखने के लिए हैं। टेलीकॉम और ट्रैफिक के लिए अलग सैटेलाइट्स हैं। तो ऑप्शन ए 1, 2 एंड 3 ओनली इज करेक्ट। अब एक और पेयर्स वाला सवाल, इस बार इंडिया की एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी पर, फ्रॉम UPSC CSE Pre 2014। Consider the following pairs. Region well known for the production of 1. Kinnor arecanut, 2. Mewat mango, 3. Coromandel soybean. Which of the above pairs are correctly matched? ब्रॉड माइक्रो थीम है एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। चलिए चेक करते हैं। पेयर 1, किन्नौर, अरेकानट। ये इनकरेक्ट मैच है। किन्नौर हिमाचल प्रदेश में है और हाई क्वालिटी एप्पल्स के लिए फेमस है। हाँ, वो एक ठंडा हाई एल्टीट्यूड रीजन है, जबकि एरेकानट एक ट्रॉपिकल क्रॉप है जो कोस्टल एरियाज में उगती है। तो ये तो कंप्लीट मिसमैच है। पेयर 2, म्योवात मैंगो। ये भी इनकरेक्ट है। मेवात रीजन जो हरियाणा में है, कोई मेजर मैंगो प्रोड्यूसिंग बेल्ट नहीं है। ठीक है। पेयर 3, कोरोमंडल सोयाबीन। फिर से इनकरेक्ट। कोरोमंडल कोस्ट साउथ ईस्टर्न कोस्ट है जो चावल की खेती के लिए जाना जाता है। और सोयाबीन तो सेंट्रल इंडिया का किंग है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। एग्जैक्टली तो ये भी मिसमैच है। मतलब फिर से तीनों पेयर्स इनकरेक्ट हैं। दैट्स राइट, जवाब है डी, नन। मिनी रिकैप। किन्नौर एप्पल्स के लिए फेमस है, म्योवात मैंगो बेल्ट नहीं है और कोरोमंडल कोस्ट राइस के लिए है, सोयाबीन के लिए नहीं। तो ऑप्शन डी, नन सही है। अब एग्रीकल्चर से कल्चर की तरफ, भारत की रिच टेक्सटाइल हेरिटेज पर एक सवाल, फ्रॉम UPSC CST Pre 2014। Consider the following towns of India. 1. Bhadrachalam. 2. Chanderi. 3. Kanchipuram. 4. Karnal. Which of the above are famous for the production of traditional sarees fabric? ब्रॉड माइक्रो थीम है कल्चरल ज्योग्राफी, हैंडलूम्स। चलिए देखते हैं। चंदेरी मध्य प्रदेश तो अपनी चंदेरी साड़ीज के लिए फेमस है ना? बिल्कुल, तो 2 करेक्ट है। और कांचीपुरम तमिलनाडु अपनी कांचीपुरम सिल्क साड़ीज के लिए वर्ल्ड फेमस है, तो 3 भी करेक्ट है। तो 2 और 3 तो पक्का करेक्ट हैं। ये हमें ऑप्शन बी की तरफ इशारा कर रहा है। हाँ, पर बाकियों को भी चेक कर लेते हैं। भद्राचलम। भद्राचलम तेलंगाना में एक पिलग्रिमेज टाउन है, लॉर्ड रामा के मंदिर के लिए फेमस। ये सारी प्रोडक्शन के लिए नहीं जाना जाता। करेक्ट, तो 1 इनकरेक्ट है। और करनाल? करनाल हरियाणा में एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के लिए जाना जाता है, जैसे नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका भी ट्रेडिशनल फैब्रिक से कोई लेना देना नहीं है। तो 4 भी इनकरेक्ट है, तो हमारा इनिशियल थॉट सही था। हाँ, सिर्फ चंदेरी और कांचीपुरम ही साड़ीज के लिए फेमस हैं। तो राइट कॉम्बिनेशन है 2 और 3, जो ऑप्शन बी को करेक्ट बनाता है। मेरी रिकैप। चंदेरी MP और कांचीपुरम TN आइकॉनिक साड़ी टाउन्स हैं। भद्राचलम एक पिलग्रिमेज साइट है और करनाल एक रिसर्च हब है। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। और इस मैराथन के आखिरी सवाल के लिए हम वापस हाईवेज पर आ गए हैं, फ्रॉम UPSC CSE Pre 2014। Consider the following pairs. 1. NH4 Chennai and Hyderabad. 2. NH6 Mumbai and Kolkata. 3. NH15 Ahmedabad and Jodhpur. Which of the above pairs are correctly matched? ब्रॉड माइक्रो थीम है इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसपोर्ट। एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट, ये सवाल नेशनल हाईवेज के ओल्ड नंबरिंग सिस्टम पर बेस्ड है। हाँ, 2010 में सिस्टम री नंबर हो गया था, तो हमें ओल्ड सिस्टम के हिसाब से जवाब देना है। एग्जैक्टली। चलिए, पेयर 1 NH4, क्या ये चेन्नई और हैदराबाद को जोड़ता था? इनकरेक्ट। पुराना NH4 4 बड़े शहरों को जोड़ता था, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु और चेन्नई। ये चेन्नई और हैदराबाद को डायरेक्टली नहीं जोड़ता था। तो पेयर 1 गलत है। पेयर 2 NH6, मुंबई और कोलकाता। ये भी इनकरेक्ट है। पुराना NH6 हाजिरा, सूरत के पास, को कलकत्ता से जोड़ता था। ये मुंबई को कलकत्ता से नहीं जोड़ता था। तो पेयर 2 भी गलत। आखिरी वाला पेयर 3 NH15, अहमदाबाद और जोधपुर। ये भी इनकरेक्ट है। पुराना NH15 एक बहुत लंबा हाईवे था जो इंडिया के वेस्टर्न बॉर्डर के साथ चलता था, समाख्याली गुजरात से पठानकोट पंजाब तक। ये अहमदाबाद और जोधपुर को डायरेक्टली कनेक्ट नहीं करता था। तो मतलब इनमें से कोई भी पेयर करेक्टली मैच्ड नहीं है। एग्जैक्टली। ओल्ड नंबरिंग सिस्टम के हिसाब से तीनों पेयर्स गलत हैं। जवाब है डी, नन। क्या मैराथन सेशन था। तो दोस्तों, ये था हमारा 22 हाई यील्ड ज्योग्राफी PYQs का डीप डाइव। हमने क्रिटिकल मिनरल्स से लेकर कांचीपुरम साड़ी के धागों तक का सफर तय किया। कोबाल्ट का सवाल सिर्फ ज्योग्राफी का नहीं, टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशंस और एथिक्स का भी है। हर गलत ऑप्शन जो आपने आज एनालाइज किया है वो कल के पेपर का पोटेंशियल क्वेश्चन है। एग्जैक्टली। ये सिर्फ 22 सवाल सॉल्व करने के बारे में नहीं था, ये डीप एनालिसिस की आर्ट सीखने के बारे में था। और आपको सोचते रहने के लिए एक फाइनल थॉट। हमने देखा कि लिथियम, कोबाल्ट और निकल जैसे मिनरल्स ग्रीन एनर्जी रेवोल्यूशन के लिए न्यू ऑयल बन रहे हैं। क्या आपको लगता है कि 21वीं सदी में इन मिनरल्स को लेकर भी वैसे ही जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे जैसे 20वीं सदी में तेल को लेकर हुए थे? एक मिनरल ओपेक कैसा दिखेगा? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगली बार तक कीप डिगिंग डीपर, कीप कनेक्टिंग द डॉट्स और सीखते रहिए। दिस इज योर होस्ट साइनिंग ऑफ एंड योर एक्सपर्ट साइनिंग ऑफ। सोचो, एक छोटा सा पत्थर जो आपके हाथ में फिट हो जाए, वो पूरे शहर को बिजली दे सकता है। क्रेजी है ना? हम बात कर रहे हैं मोनेजाइट की, जिसमें होता है थोरियम। ये तो सिर्फ एक झलक है।
आज हम इंडिया और वर्ल्ड के नेचुरल रिसोर्सेज, इंडस्ट्रीज और उनसे जुड़े कई ऐसे ही शॉकिंग फैक्ट्स को अनकवर करने वाले हैं। तो अपनी क्यूरियोसिटी की सीट बेल्ट बांध लो। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी अमेजिंग नॉलेज जर्नी चलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल ऑन करना और लाइक बटन दबाना मत भूलना। आपका एक क्लिक हमें बहुत मोटिवेट करता है। चलो शुरू करते हैं। बिल्कुल। आज हम यूपीएससी प्रीलिम्स के जनरल ज्योग्राफी सेक्शन से 25 सुपर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को आसान भाषा में तोड़ने वाले हैं। हम देखेंगे गवर्नमेंट स्कीम्स, मिनरल्स, इंडिया के इंडस्ट्रियल जायंट्स। और ऐसी फार्मिंग टेक्निक्स जिनके बारे में सुनकर आप बोलेंगे, वाओ, ये तो सोचा ही नहीं था। सो गेट रेडी टू कनेक्ट द डॉट्स। 23 है यूपीएससी सीएसई 2014 से। सवाल है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स: प्रोग्राम, प्रोजेक्ट, मिनिस्ट्री। 1. ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। 2. डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट्स। 3. नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फॉर रेनफेड एरियाज, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। Which of the above pairs are correctly matched? ओके, तो इसका ब्रॉड माइक्रो थीम है गवर्नमेंट स्कीम्स एंड नोडल मिनिस्ट्रीज। ये तो यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक लगता है। बिल्कुल, ये एक क्लासिक यूपीएससी ट्रैप है। मतलब वो मिनिस्ट्रीज को शफल करना पसंद करते हैं ताकि आपकी नॉलेज की प्रिसीजन चेक हो सके। तो इसका कोर कॉन्सेप्ट क्या हुआ? कोर कॉन्सेप्ट सिंपल है, स्कीम के ऑब्जेक्टिव को मिनिस्ट्री के मैंडेट से लिंक करना। ठीक है, तो चलिए ऑप्शंस को एनालाइज करते हैं। पहला है ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम यानी डीपीएपी, और उसे मैच किया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के साथ। अब डीपैप का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका काम है सूखे के असर को कम करना, मतलब सॉइल कंजर्वेशन, वाटर मैनेजमेंट, एफॉरेस्टेशन। ये तो सब जमीन और पानी से जुड़ा काम हुआ। एग्जैक्टली। और लैंड रिसोर्सेज को मैक्रो लेवल पर कौन सी मिनिस्ट्री देखती है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। बिल्कुल, तो ये पेयर गलत है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का फोकस तो क्रॉप्स, सीड्स, फर्टिलाइजर्स पर होता है। गॉट इट। तो पहला पेयर इनकरेक्ट है। हाँ, और पेरिफेरल नॉलेज के लिए याद रखना, डीपैप 1973 में लॉन्च हुई थी। ओके, अब दूसरा पेयर, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, डीडीपी को मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट्स के साथ जुड़ा है। इसमें भी वही लॉजिक है। डीडीपी का काम है डिसर्टिफिकेशन को रोकना। ये भी तो लैंड रिसोर्स मैनेजमेंट ही हुआ। है ना? सही बात है। तो ये भी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर होना चाहिए। करेक्ट। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज जैसे ब्रॉडर इश्यूज देखती हैं। तो ये पेयर भी गलत है। ठीक है। और तीसरा, नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फॉर रेनफेड एरियाज NWDPRA को मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट से मिलाया है। अब ये असली गूगली है। नाम सुनकर तो लगता है कि रूरल डेवलपमेंट ही होगा। हाँ, वाटरशेड और रूरल एरियाज दोनों है। लेकिन नाम को ध्यान से पढ़ो, फॉर रेन फेड एरियाज। इसका अल्टीमेट गोल क्या है? उन इलाकों में क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ाना जहां इरिगेशन नहीं है। एग्जैक्टली। और क्योंकि प्राइमरी फोकस एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी पर है, तो ये स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर इंप्लीमेंट करती है। क्या बात है, मतलब ये भी गलत है। हाँ, देखा कितना बढ़िया ट्रैप था। तो तीनों पेयर्स गलत है। तो फिर आंसर हुआ डी, नन। बिल्कुल। इसका मेमोरी हैक ये है, ड्रॉट डीपीएपी और डेजर्ट डीडीपी जैसी बड़ी लैंड प्रॉब्लम्स के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट को बुलाओ, और लेकिन रेनफेड एग्रीकल्चर NWDPRA की स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए क्रॉप स्पेशलिस्ट यानी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर को। ब्रिलियंट। तो मिनी रिकैप, इस सवाल में तीनों पेयर्स गलत हैं। बिल्कुल। चलिए अगली सवाल पर। अगला क्वेश्चन 24, ये भी 2014 से है। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इंप्लीमेंटिंग द इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम? अच्छा सवाल है। स्टेटमेंट्स है 1. प्रिवेंशन ऑफ सॉइल रन ऑफ। 2. लिंकिंग द कंट्रीज पेरिनियल रिवर्स विद सीजनल रिवर्स। 3. रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड रिचार्जिंग ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल। और 4. रीजनरेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। ठीक है, ब्रॉड माइक्रो थीम है एनवायरमेंटल प्रोग्राम्स एंड देयर बेनिफिट्स। पहले ये समझते हैं कि वाटरशेड होता क्या है। जरूर। इमेजिन करो एक बड़ा सा बेसिन या फनल। जब बारिश होती है तो उस पूरे एरिया का पानी बहकर एक कॉमन पॉइंट जैसे नदी या लेक में जाता है। अच्छा, तो उस पूरे एरिया को वाटरशेड कहते हैं। सही। और इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट का मतलब है उस एरिया में सॉइल, वाटर, प्लांट्स, एनिमल्स, इंसान सबका एक साथ विकास करना। गॉट इट। अब स्टेटमेंट्स देखते हैं। पहला, प्रिवेंशन ऑफ सॉइल रन ऑफ। ये तो बिल्कुल सही है। वाटरशेड मैनेजमेंट में हम चेक डैम्स, कॉन्टोर, बंड्स बनाते हैं। इनसे पानी का फ्लो स्लो हो जाता है और पानी जमीन में सीप करता है, टॉप सॉइल को अपने साथ बहाकर नहीं ले जाता। तो ये 100% करेक्ट है। ठीक है। स्टेटमेंट 2, लिंकिंग पेरिनियल रिवर्स विद सीजनल रिवर्स। ये बिल्कुल गलत है और यही इस सवाल का की है। कैसे? स्केल के बारे में सोचो। वाटरशेड मैनेजमेंट एक लोकल डिसेंट्रलाइज्ड प्रोग्राम है छोटे एरिया में होता है। और रिवर इंटरलिंकिंग वो एक मैसिव नेशनल लेवल का मेगा इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट है। दोनों का स्केल ही मैच नहीं करता। सही बात, ये तो हो ही नहीं सकता। तो यही आपका एलिमिनेशन पॉइंट है। स्टेटमेंट 2 को हटाते ही आपको जवाब मिल जाता है। वाओ, तो ऑप्शंस A, B और D गए। एग्जैक्टली। लेकिन चलो बाकी स्टेटमेंट्स भी देख लेते हैं। स्टेटमेंट 3, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड रिचार्जिंग ऑफ ग्राउंड वाटर। ये तो वाटरशेड मैनेजमेंट का मेन गोल लगता है। बिल्कुल। छोटे तालाब, पर्कुलेशन टैंक्स बनाकर हम पानी को रोकते हैं ताकि वो ग्राउंड वाटर लेवल को रिचार्ज करे। ये भी करेक्ट है। और चौथा,
रीजनरेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, ये भी सही है। जब सॉइल और वाटर कंजर्व होता है तो नेचुरल इकोसिस्टम हेल्दी हो जाता है। और पेड़ पौधे अपने आप उगने लगते हैं। हाँ, एरिया फिर से हरा भरा हो जाता है। तो 1, 3 और 4 सही है। तो करेक्ट आंसर है सी, 1, 3 एंड 4 ओनली। इसका मेमोरी हैक है वाटरशेड को वाटर शेड यानी पानी का घर समझो। ठीक है। आप अपने घर में सॉइल, वाटर, वेजिटेशन सबको बचाओगे, लेकिन अपने घर से दूसरे शहर में दोस्त के घर तक नहर तो नहीं बनाओगे ना। बढ़िया एनालॉजी है। सो मिनी रिकैप, वाटरशेड मैनेजमेंट सॉइल, वाटर, वेजिटेशन को लोकल लेवल पर बचाता है। रिवर लिंकिंग जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स इसका हिस्सा नहीं है। परफेक्ट। चलिए अब 2013 के एक सवाल पर आते हैं। क्वेश्चन 25। Which of the following are the characteristics of Indian coal? Statements हैं 1. High ash content. 2. Low sulfur content. 3. Low ash fusion temperature. ब्रॉड माइक्रोकेम, मिनरल रिसोर्सेज, कोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंडिया के पास दुनिया के चौथे सबसे बड़े कोल रिजर्व्स हैं। लेकिन क्वालिटी और क्वांटिटी एक बात नहीं है, राइट? एग्जैक्टली। हमारे कोल की कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। चलो स्टेटमेंट्स देखते हैं। पहला, हाई एश कंटेंट। ये बिल्कुल सही है। इंडियन कोल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, इसमें ऐश मतलब राख 35% से 45% तक होती है। ओह, इंपोर्टेड कोल के मुकाबले ये कितना है? इंपोर्टेड हाई क्वालिटी कोल में सिर्फ 10-15% ऐश होती है। ज्यादा ऐश का मतलब है लेस हीट और ज्यादा पोल्यूशन। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। अब स्टेटमेंट 2, लो सल्फर कंटेंट। ये इंडियन कोल की एक अच्छी बात है। इसमें सल्फर कंटेंट जनरली 0.5% से कम होता है। इसका क्या फायदा है? कम सल्फर मतलब कम सल्फर डाइऑक्साइड एमिशन, जिससे एसिड रेन का खतरा कम हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। ग्रेट। अब तीसरा, लो एश फ्यूजन टेम्परेचर। ये थोड़ा टेक्निकल है पर इंपॉर्टेंट है। ऐश फ्यूजन टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिस पर राख पिघलकर स्टिकी होने लगती है। अच्छा, इंडियन कोल का AFT कम होता है। ये पावर प्लांट बॉयलर्स के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि पिघली हुई राख, जिसे स्लैग कहते हैं, बॉयलर ट्यूब्स पर चिपक जाती है, जिससे ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स होती हैं। अंडरस्टूड। तो तीनों स्टेटमेंट सही है? हाँ, तो करेक्ट आंसर है D, 1, 2 एंड 3। इसका कोई मेमोरी हैक है? बिल्कुल। इंडियन कोल को एक स्टूडेंट की रिपोर्ट कार्ड की तरह सोचो। ऐश कंटेंट वेरी हाई, बैड। सल्फर कंटेंट वेरी लो, गुड। और ऐश फ्यूजन टेम्परेचर वेरी लो, बैड, जल्दी पिघलकर मैस क्रिएट करता है। हाँ, ये याद रहेगा। मिनी रिकैप, इंडियन कोल के 3 की फीचर्स, हाई ऐश, लो सल्फर एंड लो ऐश फ्यूजन टेम्परेचर। बहुत अच्छे। अब अगला सवाल क्वेश्चन 26, 2013 से। ये इंडियन जियोलॉजी पर है। Consider the following statements. 1. Natural gas occurs in the Gondwana beds. 2. Mica occurs in abundance in Koderma. 3. Dharwars are famous for petroleum. ओके, ब्रॉड माइक्रो थीम है मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन। इसका कोर कॉन्सेप्ट ये है कि इंडिया के अलग अलग जियोलॉजिकल रॉक सिस्टम्स में अलग अलग मिनरल्स मिलते हैं। ठीक है, तो मैच द फॉलोइंग जैसा ही है बट इन अ स्टेटमेंट फॉर्म। एग्जैक्टली। पहला स्टेटमेंट, नेचुरल गैस अकर्स इन द गोंडवाना बेड्स। ये तो गलत होना चाहिए। गोंडवाना तो कोल के लिए फेमस है। बिल्कुल सही। इंडिया का 98% कोल गोंडवाना बेड से आता है। नेचुरल गैस तो पेट्रोलियम के साथ मिलती है, जैसे बॉम्बे हाई या केजी बेसिन में। तो स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट। स्टेटमेंट 2, माइका अकर्स इन अबंडेंस इन कोडरमा। ये एक क्लासिक ज्योग्राफी फैक्ट है, बिल्कुल सही। कोडरमा जो झारखंड में है, उसे माइका कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता था। अच्छा, हाँ, यहाँ दुनिया की बेस्ट क्वालिटी रूबी माइका मिलती है। तो स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। अब तीसरा, धारवार्स आर फेमस फॉर पेट्रोलियम। ये भी गलत है। धारवाड़ सिस्टम इंडिया की सबसे पुरानी मेटामॉर्फोस सेडिमेंट्री रॉक्स है। इनमें क्या मिलता है? इनमें मेटालिक मिनरल्स मिलते हैं, जैसे आयरन और मैंगनीज, गोल्ड। पेट्रोलियम तो यंगर सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलता है। तो 1 और 3 गलत है। हाँ, और अगर आपको ये दो बेसिक एसोसिएशंस पता है, गोंडवाना इज इक्वल टू कोल, धारवाड़ इज इक्वल टू मेटल्स, तो आप आसानी से सही जवाब तक पहुंच सकते हैं। मतलब सिर्फ स्टेटमेंट 2 सही है, तो आंसर हुआ B, 2 ओनली। एग्जैक्टली। इसका मेमोरी हैक, G फॉर गोंडवाना, G फॉर गैस नहीं, D फॉर धारवाड़, D फॉर धातु मतलब मेटल्स, और कोडरमा तो माइका का किंग है ही। परफेक्ट। मिनी रिकैप, गोंडवाना कोल के लिए, कोडरमा माइका के लिए और धारवाड़ रॉक्स मेटल्स के लिए फेमस है। करेक्ट। चलिए अब 2012 के एक और सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन 27, ये एक पैराडॉक्स जैसा है। अच्छा। डिस्पाइट हैविंग लार्ज रिजर्व्स ऑफ कोल, व्हाई डज इंडिया इंपोर्ट मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ कोल? बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है। ब्रॉड माइक्रो थीम, एनर्जी सिक्योरिटी एंड ट्रेड। तो हमारे पास इतना कोल है, फिर भी इंपोर्ट क्यों करते हैं? कॉन्सेप्ट ये है कि रिसोर्स की क्वांटिटी और उसकी क्वालिटी या टाइप में फर्क होता है। ओके। लेट्स सी द रीजंस। स्टेटमेंट 1, इट इज द पॉलिसी ऑफ इंडिया टू सेव इट्स ओन कोल रिजर्व्स फॉर फ्यूचर। ये बिल्कुल गलत है। ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। हमारी एनर्जी डिमांड इतनी ज्यादा है कि हम डोमेस्टिक प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। So statement 1 is out. Statement 2, most of the power plants are not able to get sufficient supplies from within the country. ये पार्शली सही है। हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन अक्सर डिमांड से कम रह जाता है, और लॉजिस्टिकल इश्यूज भी हैं। तो पावर कंपनीज थर्मल कोल इंपोर्ट करती हैं। हाँ, सप्लाई गैप को भरने के लिए। तो ये स्टेटमेंट सही है। एंड स्टेटमेंट 3,
Steel companies need large quantity of coking coal, which has to be imported. दिस इज द मेन रीजन। ये सबसे क्रिटिकल पॉइंट है। स्टील बनाने के लिए एक स्पेशल टाइप का कोल चाहिए जिसे कोकिंग कोल कहते हैं। और वो इंडिया में नहीं है? बहुत कम है। हमारे पास ज्यादातर थर्मल कोल है जो बिजली बनाने के काम आता है। स्टील इंडस्ट्री के लिए हाई ग्रेड कोकिंग कोल ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से इंपोर्ट करना पड़ता है। अच्छा, तो 2 और 3 दोनों सही रीजन है। हाँ, इसलिए करेक्ट आंसर है बी, 2 एंड 3 ओनली। इसका मेमोरी हैक? सिंपल है। इंडिया कोल क्यों इंपोर्ट करता है? स्टील की कुकिंग के लिए कोकिंग कोल और पावर की शॉर्टेज को पूरा करने के लिए थर्मल कोल के लिए। और थर्मल कोल पावर प्लांट्स के सप्लाई गैप को भरने के लिए। बिल्कुल। चलिए अब एग्रीकल्चर पर एक सवाल। क्वेश्चन 28 फ्रॉम 2012। Which of the following is the chief characteristic of mixed farming? ब्रॉड माइक्रो थीम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। ये टर्मिनोलॉजीज वाला क्वेश्चन है जहां सिमिलर लगने वाले वर्ड्स में कंफ्यूज किया जाता है। Options हैं A. Cultivation of both cash crops and food crops. B. Cultivation of 2 or more crops in the same field. C. Rearing of animals and cultivation of crops together. And D. Cultivation of 2 or more crops in alternate rows. चलो एक एक करके देखते हैं। ऑप्शन ए, कैश क्रॉप्स और फूड क्रॉप्स एक साथ उगाना। ये तो डाइवर्सिफाइड क्रॉपिंग हुआ। सही। ऑप्शन बी, एक ही खेत में 2 या ज्यादा फसलें उगाना। ये मिक्स क्रॉपिंग है। करेक्ट। और ऑप्शन डी, ऑल्टरनेट रोज में फसलें लगाना। ये इंटरक्रॉपिंग कहलाता है। एग्जैक्टली। तो बचा ऑप्शन सी, रियरिंग ऑफ एनिमल्स एंड कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स टुगेदर। यही मिक्स फार्मिंग की परफेक्ट डेफिनेशन है। मतलब फार्मिंग के साथ साथ पशुपालन भी। हाँ, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। फसल का रेजिड्यू जानवरों का चारा बनता है और जानवरों का गोबर खेत के लिए खाद। बिल्कुल सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। तो करेक्ट आंसर है सी। मेमोरी हैक। मिक्स्ड फार्मिंग को मिक्स्ड क्रॉपिंग से कंफ्यूज मत करो। फार्मिंग में मिक्स क्रॉप्स के बीच नहीं बल्कि क्रॉप्स प्लस क्रिटर्स एनिमल्स के बीच है। हाँ, नाइस वन। मिनी रिकैप। मिक्स फार्मिंग का मतलब है फसल के साथ पशुपालन, ना कि सिर्फ अलग अलग फसलें उगाना। एकदम सही। ग्रेट। अब 2010 का एक और सवाल। क्वेश्चन 29 गोंडवाना रॉक्स के बारे में। ये तो इंपॉर्टेंट है। Which one of the following is the appropriate reason for considering the Gondwana rocks as most important of rock systems of India? ब्रॉड माइक्रो थीम जियोलॉजिकल रॉक सिस्टम्स ऑफ इंडिया। बहुत ही सीधा सवाल है। ऑप्शन ए है 90% से ज्यादा लाइमस्टोन रिजर्व्स। गलत। लाइमस्टोन तो विंध्यान सिस्टम की रॉक्स में मिलता है। ऑप्शन सी 90% से ज्यादा ब्लैक कॉटन सॉइल्स। ये भी गलत। ब्लैक कॉटन सॉइल यानी रेगुलर सॉइल डेक्कन ट्रैप्स के वेदरिंग से बनती है जो वोल्केनिक ओरिजिन की है। तो बचा ऑप्शन बी, more than 90% of India's coal reserves are found in them. एंड दैट्स द एब्सोल्यूट ट्रूथ। इंडिया का लगभग 98% कोल गोंडवाना रॉक्स में ही मिलता है। यही इंडिया के एनर्जी सेक्टर की बैकबोन है। तो करेक्ट आंसर इज बी। हाँ, और मेमोरी हैक तो सबसे आसान है। गोंडवाना इक्वल्स कोलबाना। परफेक्ट। मिनी रिकैप। गोंडवाना सिस्टम इंडिया के 90% से ज्यादा कोल रिजर्व्स के लिए क्रिटिकल है। प्रिसाइजली। अब एक मैचिंग क्वेश्चन। क्वेश्चन 30 फ्रॉम 2010। कोल फील्ड्स को वैली से मैच करना है। मैप बेस्ड नॉलेज टेस्ट है ये। लिस्ट 1 में है दामोदर वैली, सोन वैली, गोदावरी वैली, महानदी वैली। लिस्ट 2 में है तालचर, बाराकर, उमरिया, सिंगरेनी। ओके, लेट्स मैच देम। दामोदर वैली जो इंडिया का रिचेस्ट कोल बेल्ट है उसमें आता है बाराकर, तो A2। ठीक है। सोन वैली। सोन वैली मध्य प्रदेश में है और यहाँ की इंपॉर्टेंट कोलफील्ड है उमरिया, सो B3। गोदावरी वैली। ये तेलंगाना में है और यहाँ है फेमस सिंगरेनी कोलफील्ड्स, साउथ इंडिया की सबसे इंपॉर्टेंट, तो C4। और आखिर में महानदी वैली। महानदी वैली उड़ीसा में और यहाँ है तालचेर, इंडिया के सबसे बड़े कोल रिजर्व्स में से एक, तो D1। तो सीक्वेंस हुआ A2, B3, C4, D1। ये ऑप्शन ए है। करेक्ट। इसका मेमोरी हैक एक फनी स्टोरी से बना सकते हैं। दामोदर एक बार में गया, दामोदर बाराकर, वहां उसे सोनू मिला, सोनू उमरिया। तभी गॉड ने सिंग किया, गोदावरी सिंगरेनी, और महापुरुष ने एक टैल्क दिया, महानदी तालचेर। हाँ, ये तो पक्का याद रहेगा। सो मिनी रिकैप। दामोदर वैली बराकर, सोन वैली उमेरिया, गोदावरी वैली सिंगरेनी एंड महानदी वैली तालचेर। एक्सीलेंट। अब इंडस्ट्री पर आते हैं। क्वेश्चन 31 2010 से। लेट्स डू इट। Tamil Nadu is a leading producer of mill-made cotton yarn in the country. What could be the reason? Statements हैं. 1. Black cotton soil is the predominant type of soil in the state. 2. Rich pool of skilled labor is available. ब्रॉड माइक्रो थीम इंडस्ट्रियल लोकेशन फैक्टर्स। मतलब कोई इंडस्ट्री किसी खास जगह पर क्यों पनपती है। तो पहला स्टेटमेंट, ब्लैक कॉटन सॉइल इज प्रीडोमिनेंट। ये फैक्चुअली गलत है। ब्लैक सॉइल महाराष्ट्र और गुजरात में प्रीडोमिनेंट है। तमिलनाडु में तो रेड सॉइल ज्यादा है। अच्छा, तो रॉ मटेरियल एडवांटेज नहीं है? नहीं, इनफैक्ट तमिलनाडु की मिल्स काफी कॉटन इंपोर्ट करती हैं। सो स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग। स्टेटमेंट 2, रिच पूल ऑफ स्किल्ड लेबर। दिस इज द मेन रीजन। कोयम्बटूर रीजन, जिसे मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया कहते हैं, वहाँ टेक्सटाइल इंडस्ट्री की एक लंबी हिस्ट्री है। तो स्किल्ड लेबर आसानी से मिल जाता है? बिल्कुल, जेनरेशनल एक्सपर्टीज है लोगों के पास। ये एक बहुत बड़ा कंपेटिटिव एडवांटेज है। तो सिर्फ स्टेटमेंट 2 सही है। आंसर इज बी,
2 only. एग्जैक्टली मेमोरी हैक TN टेक्सटाइल्स इज इक्वल टू टैलेंट एंड ट्रेडिशन। इंडस्ट्री टैलेंट पर चलती है, सॉइल पर नहीं। Very clear. Mini recap. तमिलनाडु की कॉटन यार्न इंडस्ट्री का मेन रीजन स्किल्ड लेबर है, ना कि ब्लैक सॉइल। परफेक्ट। अब कुछ न्यूक्लियर मिनरल्स की बात करते हैं। क्वेश्चन 32 फ्रॉम 2009. स्ट्रेटेजिक टॉपिक। Statements. 1. India does not have any deposits of thorium. 2. Kerala's monazite sands contain uranium. ब्रॉड माइक्रो थीम। न्यूक्लियर मिनरल्स ये इंडिया की एनर्जी स्ट्रेटजी से जुड़े बेसिक फैक्ट्स हैं। पहला स्टेटमेंट, इंडिया डज नॉट हैव एनी डिपॉजिट्स ऑफ थोरियम. ये तो 180 डिग्री गलत है। इंडिया के पास दुनिया के सबसे बड़े थोरियम रिजर्व्स हैं। ओह, हाँ, ये हमारा बिगेस्ट स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है न्यूक्लियर फील्ड में। डॉक्टर होमी भाभा का 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम इसी पर बेस्ड है। तो स्टेटमेंट 1 इज कंप्लीटली फॉल्स. व्हाट अबाउट स्टेटमेंट 2? Kerala's monazite sands contain uranium. ये भी गलत है। क्लासिक यूपीएससी ट्रिक, मिनरल्स को स्वैप कर दिया। तो मोनाजाइट सैंड्स में क्या होता है? मोनोजाइट सैंड्स में खोरियम होता है, यूरेनियम नहीं। इंडिया में हाई ग्रेड यूरेनियम बहुत कम है, इसीलिए हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट्स गलत हैं. हाँ, तो आंसर है डी, नीदर 1 नॉर 2। मेमोरी हैक. मिनरल का नाम है मोनाजाइट, सोचो मोनाजाइट, और इसमें है थोरियम, तो मोना लव्स थोरियम। ब्रिलियंट. और ओवरऑल फैक्ट याद रखो, इंडिया इज रिच इन थोरियम, पुअर इन यूरेनियम। गॉट इट. मिनी रिकैप. इंडिया थोरियम में रिच है, जो मोनाजाइट से मिलता है, और यूरेनियम में पुअर. दोनों स्टेटमेंट्स गलत थे. एकदम सही। चलिए अब छत्तीसगढ़ चलते हैं. क्वेश्चन 33 फ्रॉम 2008. ठीक है। Which of the following minerals are found in a natural way in the state of Chhattisgarh? Minerals हैं 1. Bauxite, 2. Dolomite, 3. Iron ore, 4. Tin. ब्रॉड माइक्रो थीम, मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडियन स्टेट्स। छत्तीसगढ़ एक मिनरल रिच स्टेट है। तो देखते हैं, बॉक्साइट मिलता है. हाँ, छत्तीसगढ़ बॉक्साइट का मेजर प्रोड्यूसर है, जिससे एल्यूमिनियम बनता है। डोलोमाइट, ये भी मिलता है, स्टील इंडस्ट्री में यूज होता है। आयरन ओर. बिल्कुल, बेलादेला माइंस का नाम तो सुना ही होगा, बेस्ट क्वालिटी आयरन ओर के लिए फेमस है। वाओ, ओके. और टिन. हाँ, एंड इनफैक्ट छत्तीसगढ़ इज द ओनली स्टेट इन इंडिया जो टिन प्रोड्यूस करता है। मतलब चारों मिनरल्स मिलते हैं. करेक्ट। सो द आंसर इज डी 1, 2, 3 एंड 4। इसका मेमोरी हैक. छत्तीसगढ़ के मिनरल्स को BIT से याद रखो, बॉक्साइट, आयरन, डोलोमाइट, टिन। BIT, नाइस. मिनी रिकैप. छत्तीसगढ़ बॉक्साइट, डोलोमाइट, आयरन ओर और टिन, इन चारों इंपॉर्टेंट मिनरल्स में रिच है. परफेक्ट। अब स्टील प्लांट्स पर एक सवाल. क्वेश्चन 34 फ्रॉम 2005. इसमें नॉट करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है. ओके, कीवर्ड है नॉट। ऑप्शन ए, रूरकेला स्टील प्लांट was set up with the Soviet Union collaboration. यही गलत है। रूरकेला स्टील प्लांट ओडिशा, जर्मनी की हेल्प से बना था, सोवियत यूनियन की नहीं। अच्छा, तो सोवियत यूनियन ने किस में हेल्प की थी? भिलाई, बोकारो और विशाखापट्टनम स्टील प्लांट्स में। तो हमें हमारा जवाब मिल गया, बट लेट्स चेक अदर ऑप्शंस. बी, सेलम स्टील प्लांट इज अ प्रीमियर प्रोड्यूसर ऑफ स्टेनलेस स्टील. ये सही है। सेलम तमिलनाडु स्टेनलेस स्टील के लिए फेमस है। सी, महाराष्ट्र इलेक्ट्रोस्मेल्ट लिमिटेड इज अ सब्सिडियरी ऑफ सेल. ये भी सही है। विजाग स्टील प्लांट इज अ यूनिट ऑफ राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड. ये भी बिल्कुल सही है। विजैग स्टील RINL के अंडर आता है। तो गलत स्टेटमेंट ए ही है. हाँ, इसका एक फेमस मेमोरी हैक है कोलैबोरेशंस के लिए। राजा, रूरकेला जर्मनी, भिलाई भिलाई रशिया, दोस्त बरा, दुर्गापुर ब्रिटेन। फैंटास्टिक. मिनी रिकैप. रोरकेला स्टील प्लांट जर्मनी की मदद से बना था, ना कि सोवियत यूनियन की. करेक्ट। अब डायमंड डिपॉजिट्स पर एक सवाल. क्वेश्चन 35 2007. इंटरेस्टिंग। Statements. 1. Balaghat is known for its diamond mines. 2. Majgama is known for its manganese deposits. क्लासिक यूपीएससी ट्रिक, उन्होंने फैक्ट्स को स्वैप कर दिया है। मतलब? बालाघाट मध्य प्रदेश इंडिया की सबसे बड़ी मैंगनीज माइन के लिए फेमस है, डायमंड्स के लिए नहीं। ओह, और मजगामा? और मजगावा नियर पन्ना MP इंडिया की ओनली एक्टिव डायमंड माइन के लिए फेमस है। तो स्टेटमेंट्स को डेलिबरेटली उल्टा कर दिया गया है. एग्जैक्टली, दोनों गलत है। सो द आंसर इज डी, नीदर 1 नॉर 2। मेमोरी हैक. बालाघाट में गन है जो मैंगन से मैच करता है, और मजगमा डायमंड गुम हो जाता है गवाने पर। हा, वेरी क्रिएटिव. मिनी रिकैप. बालाघाट इज फॉर मैंगनीज एंड मजगमा इज फॉर डायमंड्स. स्टेटमेंट्स उल्टे दिए गए थे. प्रिसाइसली। अगला सवाल. क्वेश्चन 36 2007. एल्यूमिनियम कंपनीज और उनकी लोकेशंस को मैच करने का है. ओके, लिस्ट मैचिंग। लिस्ट आई में है बाल्को, हिंडाल्को, इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी, नाल्को. लिस्ट 2 में है हीराकुड, कोरबा, कोरापुट, रेनुकूट. ठीक है, मैच करते हैं। ए, बाल्को भारत एल्यूमिनियम कंपनी का प्लांट कोरबा छत्तीसगढ़ में है, सो A2। बी, हिंडाल्को. हिंडाल्को का मेजर प्लांट रेनुकूट उत्तर प्रदेश में है, सो B4। सी, इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी, इंडाल. इंडाल का एक प्लांट हीराकुड ओडिशा में है, सो C1। और डी, नाल्को. नैल्को का बॉक्साइट माइन एल्यूमिना कॉम्प्लेक्स कोरापुट ओडिशा में है, सो D3। तो करेक्ट कोड हुआ A2, B4, C1, D3. यह है ऑप्शन बी. बिल्कुल,
इसका भी एक स्टोरी बेस्ड मेमोरी हैक बना सकते हैं। बाल को कौरबा किया, हिंद ने रेणु को लूट लिया, इंडियन हीरा, नैल्को ने कौरापुत्र बोल। अजीब है बट इट वर्क्स। मिनी रिकैप: बैल्को, कौरबा, हिंदाल्को, रेनुकोट, इंडाल, हिराकुड, नैल्को, कोरापुट। राइट। अब वर्ल्ड ज्योग्राफी पर आते हैं। क्वेश्चन 37 1 2007 असर्शन रीजन टाइप का है। AR क्वेश्चंस। Assertion A. There are no tea plantations in any African country. Reason R. Tea plants need fertile soil with high humus content. लेट्स एनालाइज। असर्शन ए: अफ्रीका में कोई टी प्लांटेशन नहीं है। ये तो गलत लगता है। केन्या टी का नाम सुना है? बिल्कुल, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। केन्या तो दुनिया का सबसे बड़ा ब्लैक टी एक्सपोर्टर है। टेंजानिया, युगांडा में भी टी होती है। ओके, सो असर्शन ए इज फॉल्स। अब रीजन आर देखते हैं। टी प्लांट्स नीड फर्टाइल सॉइल विद हाई ह्यूमस। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। टी को वेल ड्रेन्ड, फर्टाइल, ऑर्गेनिक मैटर रिच सॉइल चाहिए। तो ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। करेक्ट। सो द आंसर इज डी। मेमोरी हैक: बस केन्या टी याद रखो, असर्शन अपने आप गलत साबित हो जाएगा। मिनी रिकैप। अफ्रीका में स्पेशली केन्या बहुत टी प्लांटेशंस है, इसलिए असर्शन गलत है। रीजन कि टी को अच्छी सॉइल चाहिए सही है। बिल्कुल क्लियर। अब एक केमिस्ट्री इन ज्योग्राफी सवाल। क्वेश्चन 38 2007 से। अच्छा। Which one of the following does not contain silver? Options हैं A. Horn silver, B. German silver, C. Ruby silver, D. Luna caustic. दिस इज अ क्लासिक ट्रैप। नाम में सिल्वर है, पर क्या असल में सिल्वर है? Let's see. Horn silver, ये सिल्वर क्लोराइड AgCl का कॉमन नाम है, तो इसमें सिल्वर है। Ruby silver, ये सिल्वर का एक और है, इसमें भी सिल्वर होता है। Lunar caustic. ये सिल्वर नाइट्रेट का नाम है, इसमें भी सिल्वर है। तो बचा German silver. बिंगो! जर्मन सिल्वर एक एलॉय है, कॉपर, जिंक और निकल का। इसमें सिल्वर बिल्कुल नहीं होता, तो उसका नाम ऐसा क्यों है? क्योंकि ये सिल्वर जैसा दिखता है। Wow. So answer is B. Memory hack. जर्मन सिल्वर इज अ जर्मन फ्रॉड। नाम में सिल्वर, काम में नहीं। मिनी रिकैप: जर्मन सिल्वर एक एलॉय है जिसमें कॉपर, जिंक और निकल होता है, सिल्वर नहीं। परफेक्ट। चलिए वापस केरला चलते हैं। क्वेश्चन 39 2006. Which of the following substances are found in the beach sands of many parts of Kerala? बीच सैंड मिनरल्स। Options हैं 1. Ilmenite, 2. Zircon, 3. Sillimanite, 4. Tungsten. केरला के बीच सैंड्स हेवी मिनरल सैंड्स के लिए फेमस है। तो Ilmenite मिलता है, हाँ बिल्कुल, ये टाइटेनियम का मेन ओर है। Zircon, ये भी मिलता है, जर्कोनियम का सोर्स है। Sillimanite ये भी मिलता है। और Tungsten. टंगस्टन बीच सैंड्स में नहीं मिलता, इसके ओर्स हैं वोल्फ्रामाइट और शीलाइट। तो 1, 2 और 3 मिलते हैं। आंसर इज B. 1, 2 and 3 only. करेक्ट। और इन्हीं सैंड्स में मोनाजाइट भी मिलता है, जो थोरियम का सोर्स है। Memory hack. केरला के बीच पर IZS, मिनरल्स मिलते हैं। इल्मेनाइट, जर्कॉन, सिलिमेनाइट। टंगस्टन वहां नहीं है। Nice one. मिनी रिकैप: केरला के बीच सैंड्स इल्मेनाइट, जिरकॉन और सिलिमेनाइट के लिए जाने जाते हैं, टंगस्टन के लिए नहीं। एग्जैक्टली। अगला सवाल यूरेनियम पर। क्वेश्चन 40 फ्रॉम 2006. Which one of the following is a prominent uranium producer? Options हैं USA, कनाडा, जर्मनी, ज़ाम्बिया। ब्रॉड माइक्रो थीम, वर्ल्ड मिनरल प्रोडक्शन। तो इनमें से कौन है? दिए गए ऑप्शंस में कनाडा बिल्कुल सही जवाब है। फॉर अ लॉन्ग टाइम कनाडा दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम प्रोड्यूसर था। और अभी कौन है? अब कजाकिस्तान आगे निकल गया है, लेकिन कनाडा अभी भी टॉप 3 में है, अलोंग विद ऑस्ट्रेलिया। और ज़ाम्बिया। ज़ाम्बिया कॉपर के लिए फेमस है, यूरेनियम के लिए नहीं। So the answer is B, कनाडा। Memory hack. C for Canada, C for can do, यूरेनियम प्रोडक्शन। Great. मिनी रिकैप: कनाडा दुनिया के टॉप यूरेनियम प्रोड्यूसर्स में से एक है। करेक्ट। अब एक मैप बेस्ड क्वेश्चन 2001 से। क्वेश्चन 41। इंडिया के मैप पर कुछ ब्लैक मार्क्स हैं। द ब्लैक मार्क्स शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ। ऑप्शंस हैं एस्बेस्टस, जिप्सम, लाइमस्टोन, माइका। मैप में जो डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया गया है वो आंध्र प्रदेश, झारखंड, बिहार और राजस्थान को कवर कर रहा है। ये किसका क्लासिक पैटर्न है? ये माइका का क्लासिक डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है। कोडरमा झारखंड, नेलोर AP, राजस्थान, ये इंडिया की माइका बेल्ट है। बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं? जिप्सम प्राइमरीली राजस्थान में कॉन्सेंट्रेटेड है, लाइमस्टोन बहुत वाइड स्प्रेड है, तो ये पैटर्न माइका के लिए परफेक्ट है। सो द आंसर इज D, माइका। यप। मिनी रिकैप: मैप में दिखाया गया डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न इंडिया के माइका बेल्ट को रिप्रेजेंट करता है। शानदार। अब रॉक्स पर एक सवाल। क्वेश्चन 42 2001. क्वार्ट्जाइट इज मेटामॉर्फोज्ड फ्रॉम। ब्रॉड माइक्रो थीम, रॉक साइकिल, मेटामॉर्फिज्म। मतलब एक रॉक हाई हीट और प्रेशर में चेंज होकर दूसरी रॉक बनती है। ऑप्शंस हैं लाइमस्टोन, ऑब्सिडियन, सैंडस्टोन, शेल। ठीक है। लाइमस्टोन मेटामॉर्फोज होकर मार्बल बनता है, शेल। शेल से स्लेट बनता है। तो बचा सैंडस्टोन। बिल्कुल। सैंडस्टोन जो मेनली क्वार्ट्ज सैंड से बना होता है, मेटामॉर्फोज होकर क्वार्ट्जाइट बनता है। नाम में ही क्लू है। एग्जैक्टली। मेमोरी हैक: क्वार्ट्जाइट बनता है क्वार्ट्ज सैंड से, जो सैंडस्टोन में होता है। वेरी लॉजिकल। मिनी रिकैप:
क्वार्ट्जाइट एक मेटामॉर्फिक रॉक है जो सैंडस्टोन के ट्रांसफॉर्मेशन से बनती है। करेक्ट। अगला सवाल ऑस्ट्रेलिया पर। क्वेश्चन 43 फ्रॉम 2000 असर्शन रीजन। ओके। Assertion A. In Australia, cattle rearing is done more for meat than for milk. रीजन आर ऑस्ट्रेलियंस आर ट्रेडिशनली नॉन वेजिटेरियंस। Let's check. Assertion A. ऑस्ट्रेलिया में cattle rearing मीट के लिए ज्यादा होती है। ये सही है। बिल्कुल सही। ऑस्ट्रेलिया दुनिया के सबसे बड़े बीफ एक्सपोर्टर्स में से एक है। अब रीजन आर ऑस्ट्रेलियंस ट्रेडिशनली नॉन वेजिटेरियंस हैं। ये भी सही है कि ऑस्ट्रेलियन क्विजीन में मीट इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या ये सही रीजन है? नहीं। प्राइमरी ड्राइवर्स हैं वास्ट ग्रासलैंड्स, फेवरेबल क्लाइमेट और इंटरनेशनल मार्केट डिमांड। किसी देश के लोगों की फूड हैबिट्स उसकी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री का मेन रीजन नहीं हो सकती। तो ए और आर दोनों ट्रू है, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। Exactly. So the answer is B. मेमोरी हैक ऑस्ट्रेलिया का ए फॉर एम्पल ग्रासलैंड्स फॉर मीट, नॉट बिकॉज ऑल ऑजीज आर नॉन वेज। द रीजन इज जियोग्राफिकल नॉट कल्चरल। Perfect logic. Mini recap. ऑस्ट्रेलिया में कैटल रेयरिंग मीट के लिए ज्यादा होती है, लेकिन इसका मेन रीजन वहां के जियोग्राफिकल एडवांटेजेस हैं, ना कि लोगों की फूड हैबिट्स। राइट। अब मिनरल्स और प्रोड्यूसर्स को मैच करना है। क्वेश्चन 44 फ्रॉम 2000। लेट्स सी। लिस्ट आई में है मिनरल ऑयल, कॉपर, मैंगनीज, बॉक्साइट। लिस्ट 2 में है ज़ाम्बिया, गयाना, वेनेजुएला, गाबोन। ओके। मिनरल ऑयल का मैच है वेनेजुएला, जिसके पास दुनिया के सबसे बड़े प्रूवन ऑयल रिजर्व्स हैं। A3। कॉपर, कॉपर का मैच है ज़ाम्बिया, जो अफ्रीका के कॉपर बेल्ट का हिस्सा है। B1। मैंगनीज मैंगनीज का मैच है गाबोन, जो अफ्रीका का एक लीडिंग मैंगनीज प्रोड्यूसर है। C4। और बॉक्साइट। बॉक्साइट का मैच है गयाना। D2। तो करेक्ट कोड हुआ A3, B1, C4, D2, जो है ऑप्शन डी। करेक्ट। मिनी रिकैप वेनेजुएला ऑयल, ज़ाम्बिया कॉपर, गैबोन मैंगनीज, गयाना बॉक्साइट। ग्रेट। अब चिले पर एक सवाल। क्वेश्चन 45 फ्रॉम 1999। असर्शन रीजन। ओके। Assertion A. Chile is still a prominent copper producer in the world. रीजन आर चिली इज एंडाउड विद द लार्जेस्ट डिपॉजिट्स ऑफ पोर्फायरी कॉपर। Let's check. Assertion A. Chile अभी भी prominent copper producer है? ये तो बिल्कुल सही है। चिली दुनिया का नंबर 1 कॉपर प्रोड्यूसर है। हाँ, by a large margin. अब रीजन R. चिले के पास पोर्फायरी कॉपर के लार्जेस्ट डिपॉजिट्स हैं? ये भी सही है। हाँ, बिल्कुल। पोर्फायरी कॉपर डिपॉजिट्स बड़े लो ग्रेड डिपॉजिट्स होते हैं। चिले के एंडीज माउंटेन्स में दुनिया के सबसे बड़े रिजर्व्स हैं। तो ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए को एक्सप्लेन भी कर रहा है। Precisely. Chile is number 1 because it has the largest deposits. So the answer is A. मेमोरी हैक सी फॉर चिले, सी फॉर कॉपर, चिले चिल्स एट द टॉप ऑफ कॉपर प्रोडक्शन। मिनी रिकैप। चिले दुनिया का टॉप कॉपर प्रोड्यूसर है क्योंकि उसके पास दुनिया के सबसे बड़े पोर्फोरी कॉपर डिपॉजिट्स हैं। करेक्ट। अब एक और मैचिंग क्वेश्चन। क्वेश्चन 46 फ्रॉम 1996। ओर्स और स्टेट्स। ओके। लिस्ट आई मैंगनीज, निकल, लीड जिंक, एस्बेस्टस। लिस्ट 2 मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। ठीक है। मैंगनीज का लीडिंग प्रोड्यूसर है मध्य प्रदेश, बालाघाट माइंस, A1। निकल, निकल का सबसे बड़ा रिसोर्स होल्डर है ओडिशा, सुकिंदा वैली, B2। लीड जिंक लीड जिंक में राजस्थान की ऑलमोस्ट मोनोपोली है, जावार माइंस, C3। और एस्बेस्टस। एस्बेस्टस का लीडिंग प्रोड्यूसर है आंध्र प्रदेश, D4। ये तो ऑलरेडी करेक्टली मैच्ड है। A1, B2, C3, D4। हाँ, तो ऑप्शन डी सही है। मिनी रिकैप करेक्ट पेयर्स है मैंगनीज MP, निकल ओडिशा, लीड जिंक राजस्थान और एस्बेस्टस AP। फैंटास्टिक। अब आज का आखिरी सवाल। क्वेश्चन 47 फ्रॉम 1993। लेट्स फिनिश स्ट्रॉन्ग। Which one of the following was part of the erstwhile Soviet Union over which Kurdish population is spread? Options हैं आर्मीनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया, तुर्कमेनिस्तान। ब्रॉड माइक्रो थीम वर्ल्ड ह्यूमन ज्योग्राफी एंड जियोपॉलिटिक्स। तो कुर्दिस्तान तो कोई ऑफिशियल कंट्री नहीं है। नहीं, ये एक जियो कल्चरल रीजन है जो टर्की, ईरान, इराक और सीरिया में फैला हुआ है। सवाल पूछ रहा है कि फॉर्मर सोवियत यूनियन के किस देश में कुर्दिश माइनॉरिटी रहती है। दिए गए ऑप्शंस में आर्मेनिया सही जवाब है। आर्मेनिया जो सोवियत यूनियन का हिस्सा था, वहाँ एक छोटी कर्डिश माइनॉरिटी पॉपुलेशन रहती है। अच्छा। हाँ, तो आर्मेनिया में सोवियत पास्ट और कर्डिश प्रेजेंस दोनों कंडीशंस पूरी होती हैं। सो द आंसर इज ए, आर्मेनिया। करेक्ट। मिनी रिकैप फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स में से आर्मेनिया में एक सिग्निफिकेंट कर्डिश मिनॉरिटी पॉपुलेशन है। राइट। हमने सरकारी स्कीम से लेकर दुनिया के कोने-कोने में छुपे मिनरल्स तक सब एक्सप्लोर किया। बिल्कुल। देखा, ज्योग्राफी सिर्फ मैप्स रटने का नाम नहीं है। ये तो एक सुपर इंटरेस्टिंग डिटेक्टिव स्टोरी है। हाँ, आज हमने देखा कि मिक्स्ड फार्मिंग का असली मतलब क्या है, क्यों इंडिया को कोल इंपोर्ट करना पड़ता है और कैसे राउरकेला स्टील प्लांट जर्मनी की दोस्ती का नतीजा था। हर सवाल एक नई दुनिया का दरवाजा खुलता है। बिल्कुल। और अब लिसनर्स के लिए एक फाइनल प्रोवोकेटिव थॉट। हमने देखा कि इंडिया थोरियम में बहुत रिच है, जो एक क्लीन न्यूक्लियर फ्यूल हो सकता है।
तो सोचो, अगर हम थोरियम टेक्नोलॉजी में मास्टर बन जाएं, तो क्या इंडिया दुनिया की नेक्स्ट क्लीन एनर्जी सुपर पावर बन सकता है? बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, इस पर जरूर सोचना चाहिए। अगली बार तक स्टे क्यूरियस। सोचो, दुनिया का